लेकिन उनको पीछे से गाली दे रहे हैं। लाइफ टाइम ट्रॉमा रहता है दिमाग के अंदर। उनका एक ही बात, दिल टूटना तो भाई मैं पैक पिलाता हूँ। साथ वाले भाई तुम मर दे, तू ऐसे कैसे रोएगा? रो लेना चाहिए। सामने नहीं रोए हैं क्योंकि लड़का गिर जाए तो कोई आके पूछता भी नहीं। हमारे पास में वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आ रहे होते हैं। पेरेंट्स का नाम बता दे रहे हैं, घर वालों का नाम बता दे रहे हैं, लेकिन जब पैसा आएगा तो अलग समस्याएं आ रही होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर होता है एक्सट्रीम्स ऑफ मूड। अभी ऑटिज्म, ADHD ऑन द राइज। जॉइंट फैमिली होती है, 15 लोग हैं, फोन देखने का टाइम नहीं मिलेगा। क्यूरियस माइंड्स होते हैं। किसी दोस्त ने ऑफर करी कि सिगरेट पिएगा तो कैसे पीते हैं, क्या होता है। अगर सपोज मेरा जितना दिमाग है, अगर 50% ही होता मेरे पास, आगे क्या। रिलेशनशिप में लोग अटके रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। अगर वो रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है तो जो सबमिसिव है उसको समझ नहीं आता है कि अब करना क्या है। 2 बार चांटे मार दिए तो क्या हो गया। एक्सट्रीम्स पे जब जा रहे हैं कि किसी को जला दिया, मार दिया, सिर्फ लड़ाई हुई, हो गए, अगले दिन फिर उठे, फिर लड़ाइयाँ हुई, फिर सो गए। जानते नहीं तब तक क्यूरियोसिटी रहती है। लड़ाई करते करते ही बड़े होते हैं भाई बहन। कोई दुखी होता है तो भी अल्कोहल, ड्रग्स, ये एंजाइटी, डिप्रेशन में भी चेंज हो सकती है। भगवान उठा ले तो ठीक रहेगा। वर्थ नहीं है लाइफ। उन 2 दिनों में पीपल विल टॉक टू एवरीबॉडी ऑलमोस्ट। मरने से तो अच्छा है ना मेडिसिन। एग्जैक्टली। स्लीप एंड मेंटल हेल्थ आर नॉट डीपली रिलेटेड। मेंटल हेल्थ स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन आपस में? ओसीडी क्या होता है? मैं 4 घंटे अगर एक ही बर्तन में लगी हुई हूँ, दोनों पश्चिम में बैठे हैं, पश्चिम में बैठे हैं, पश्चिम में बैठे हैं। कल सुबह 4 बजे से उठ जाएंगे। ये तो रेड फ्लैग है, आप तो जाना ही पड़ेगा। सारे दिन भर में पागलों के बीच में रहते होंगे आप। ट्रेन आवरसेल्व्स की घर पे जब जाएं, काम छोड़ के जाएं। आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट ब्रेक और बच्चों में होने वाली बीमारियाँ जैसे ऑटिज्म, ADHD, इन सब के बारे में। और इस कन्वर्जेशन में हमारे साथ है एक खास एक्सपर्ट डॉक्टर चित्राक्षी सिंह, जो कि साइकेट्रिक डॉक्टर है। इन्होंने भारत के सबसे बड़े मेंटल असाइलम, जो कि आगरा में स्थित है, वहाँ और दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में अपनी प्रैक्टिस की है। इनका काम है लोगों की मेंटल हेल्थ को समझना, डायग्नोस करना और ज़रूरत पड़ने पर मेडिसिन और थेरेपी रिकमेंड करना। वेलकम टू क्यूरियस माइंड शो। मैम, आपके बारे में थोड़ा बताओ। आपने MBBS किया, फिर ये साइकेट्री में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके पीछे कोई कहानी थी साइकेट्रिक लेने के पीछे, या फिर ऐसे जनरली कि नहीं मुझे पसंद है? मेरा शुरू से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट था साइकेट्री में। एक फैसिनेटिंग सी ब्रांच थी, लेस डिस्कवर्ड थी इसलिए। बाकी MBBS मतलब मेरी जो फैमिली है वो इज़ मोर ऑफ सर्विसमैन लोग हैं। मेरी फादर साइड जो है वो मेजॉरिटी लोग एजुकेशन वाले हैं। पापा वाज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, रिटायर हो गए। मम्मी होम मेकर, मेरी बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। देन लेकिन पापा के बहुत सारे ड्रीम्स थे, मम्मी के बहुत सारे सपने थे कि भाई बच्चों को पढ़ाना है एंड एवरीथिंग, और एजुकेशन का इंक्लिनेशन थोड़ा सा था ही। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं पढ़ाना है। आई एम द एल्डर मोस्ट, तो ऐसा था कि एल्डेस्ट है तो कुछ कुछ तो भी अच्छा ही बनना है। बाहर भी ज़्यादा रहता है। हाँ, तो दे डिसाइडेड कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो हम लोगों ने पढ़ाई अच्छे से करी है। मतलब मी एज अ स्टूडेंट वाज अबव एवरेज, नो डाउट, बट हार्ड वर्किंग थोड़ी ज़्यादा थी। स्मार्ट वर्क उतना ज़्यादा नहीं था, बट हाँ हार्ड वर्किंग थी। तो PMT दिया, फिर हो गया। फिर MBBS किया उदयपुर से, 5.5 years उसके। फिर आफ्टर दैट आई डिड माई MD आगरा से, जो असाइलम हुआ करता था, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल। आफ्टर दैट 2 years ऑफ सीनियर रेजिडेंसी, जिसमें मैंने कन्नौज से करी एंड मेरठ से करी। दोनों ही गवर्नमेंट कॉलेजेस थे। उसके बाद में ऐसा था कि साइकेट्री के बाद में मुझे वहाँ, जब मैं ड्यूरिंग साइकेट्री में कोई इंटरेस्ट आया कि नहीं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट में जाना है। सो आई डिसाइडेड कि कहीं से एक्सपीरियंस लेती हूँ, मोर क्लिनिकल वाला। कि डिग्री तो ये समथिंग एल्स, क्योंकि डिग्री में यू लर्न अ लॉट ऑफ थियोरी, बट मेरे को लगा क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि डिग्री करनी है या नहीं करनी है DM पर स्पेशलाइजेशन का। तो आई थॉट कि चाइल्ड एडोलेसेंट करती हूँ, तो आई वेंट टू दिल्ली क्योंकि वहाँ पे अच्छा स्कोप था। तो आई वर्कड ओवर देयर। फिर वहाँ से एक्सपीरियंस कलेक्ट करके देन आई केम बैक टू जयपुर कि हाँ यहाँ पे होम स्टेट हो गया, घर है यहाँ पे, पास में रहेंगे। देन आई लास्ट ईयर आई ज्वाइंड ओवर RHL में। एक फेलोशिप में एनरोल किया हुआ है, तो फेलोशिप इज़ गोइंग ऑन। वो 1 year का चाइल्ड एंड एडोलेसेंट का फेलोशिप है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में मैंने एक फेलोशिप और किया था साइकोसेक्सुअल टेक्निक्स में, सो वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद में मैंने फिर एक और फेलोशिप परस्यू करी है, तो अब आई एम डूइंग दैट। तो साइकेट्रिस्ट हो आप, तो आपको फैमिली रहे, रिलेशन वाले रहे लोग आपस में, वो किस नज़र से देखते हैं? कुछ छुपाते हैं आपसे कि नहीं इसको तो पता चल जाएगा, या बता देते हैं सब कुछ? काफ़ी बार छुपाते हैं तो आपको पता इंडियन चल जाता होगा। सोसाइटी। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है कि माइंड रीड हो जाएगा या दूर से समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट कि लोगों को लगता है कि बताएंगे तो ये ऐसा सोचेंगे। जो नॉर्मल लोग सोच रहे होते हैं ना, वैसा ही हम लोगों के लिए भी परसेप्शन रखते हैं। थोड़ा सा स्टिग्मा एसोसिएट कर लेते हैं बस कि पागलों की डॉक्टर है। डॉक्टर क्यों करी थी? पागलों के डॉक्टर बनना तो करी ही क्यों? हाँ। वो वाली चीज़ है जो कि अभी तो ब्रेक हो रही है, नो डाउट। बट हाँ,
थोड़ा सा तो स्टिग्मा आ रहा होता है कंपेयर टू बाकी ब्रांचेस के, बट यस, जब भी किसी को ज़रूरत होती है तो आते हैं कि ऐसा ऐसा है, ये चीज़ें हो गई हैं, किसी को बतानी नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी, चाहे वो रिलेटिव्स में हो, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे वो अदरवाइज ऑल्सो क्लाइंट्स में, पेशेंट्स में, तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो सिंगल क्लॉज है और सबसे ऊपर जा रहा होता है। तो इसलिए ट्रस्ट के बेसिस पे ही हम लोगों का एक बॉन्ड चल रहा होता है इस चीज़ को लेके। हमें अक्सर बचपन में साइंस भी सिखाते हैं, मैथ भी सिखाते हैं, लेकिन इमोशनल स्किल्स किसी को नहीं सिखाते। ट्रू। तो इसका आगे चलकर कितना इफेक्ट आता है लाइफ में? काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा होता है इन चीज़ों का, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो गए ना वो डिस्कस ही नहीं होते हैं, थियोरेटिकल सब कुछ डिस्कस होगा, और अपना एजुकेशन सिस्टम वो वाला है जो वो थ्योरी सिखा देगा जो शायद काम भी नहीं आए। लेकिन प्रैक्टिकल, जो एक्सट्रीम प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी ना, कि किसी से कैसे बात करनी है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे नहीं करना, नमस्ते करना सिखाया जाएगा, उसके उस बारे में क्या फील करना है। बच्चे बड़ों को नमस्ते करेंगे लेकिन उनको पीछे से गाली दे रहे होंगे, ठीक, लेकिन उनको ये नहीं सिखाया जा रहा होगा कि भाई नमस्ते करने का कुछ रेलेवेंस है, कि इस फीलिंग के साथ में नमस्ते करनी है, वो फीलिंग के बारे में कोई बात नहीं कर रहा होगा, एंड बाद में जाके ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट डाल रही होती हैं, क्योंकि बाद में जाके बच्चों को ये हैंडल करना नहीं आ रहा होगा कि यार किसी से सपोज हार्ट ब्रेक ही हो गया, उनको एग्जैक्टली वो इमोशन समझ ही नहीं आ रहे होंगे कि हार्ट ब्रेक में करना क्या है, ग्लास फोड़ दिया, कुछ तोड़ा फोड़ी कर दी, एक्सट्रीम्स पे चले गए, बिल्कुल हाथ काट दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो करना चाह रहे हैं, इट्स जस्ट कि उनको एक्सप्रेस करना ही नहीं आता है। अगर उस रिलेशन को बचाना भी है तो उनको वो सिखाया ही नहीं गया है कि उन इमोशंस को मेच्योर तरीके से कैसे हैंडल करना है, तो वो चीज़ें नहीं सिखाते, तो रिलेशंस में मैक्सिमम इश्यूज इसीलिए आ रहे होते हैं। अभी आपने हार्ट ब्रेक की बात की, तो साइकोलॉजी का कहीं मैन और वुमेन दोनों में अलग अलग इफेक्ट आता है, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर जैसे किसी का हार्ट ब्रेक हुआ, किसी कपल्स का, तो उसमें वुमेन में क्या होता है, वो उसको जल्दी भूलती नहीं है, मैन जल्दी भूल जाता है, और लेकिन उसके लाइफ टाइम ट्रॉमा रहता है दिमाग के अंदर, और वुमेन उस ट्रॉमा से निकल जाती है। क्या ये सच है? ऐसा एब्सोल्यूट ट्रू तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हम्म। कहेंगे कि एब्सोल्यूट ट्रू है, क्योंकि हार्ट तो हार्ट है, दोनों हम्म। का एक ही बात, दिल टूटना तो दिल टूटना ही है, चाहे फीमेल का हो चाहे मेल का। लेकिन उनकी हैंडलिंग अलग अलग होती है, मेल्स अलग तरीके से हैंडल करेंगे, फीमेल्स अलग तरीके से हैंडल करेंगी। वो भी इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि फैमिली एनवायरनमेंट कैसा रहा है, फ्रेंड्स कैसे रहे हैं, लव्ड वंस कैसे हैं, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे कि अगर एकदम इमेच्योर लड़का है और इमेच्योर ही फ्रेंड ग्रुप है, सो हार्ट ब्रेक हुआ तो चल भाई, तू चल भाई, मैं 2 पैक पिलाता हूँ, सब ठीक हाँ। हो जाएगा। हाँ। फीमेल है एग्जैक्टली अगर इमेच्योर हुई हम्म। तो वो क्या है कि खुद में हम्म। कंसोलिडेट कर जाएगी, अंदर ही अंदर फीलिंग्स को रख लेगी मोर ऑफ। मेल्स थोड़े से एक्सप्रेसिव होते हैं तो उनको थोड़ा सा फीलिंग्स को बाहर निकाल देंगे, तो वो इस तरीके से उन्हें दोस्तों के साथ में हैंडल कर लिया। अगर इमेच्योरिटी है तो मेच्योर रिलेशनशिप्स भी होते हैं, मेच्योर ब्रेकडाउन्स भी होते हैं, मेच्योर हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं, उनको लोग अच्छे से हैंडल कर रहे होते हैं। फीमेल्स का ऐसा होता है कि थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स, तो वो हल्का सा इमोशनली मेच्योर तरीके से उसको हैंडल कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि दिल टूटने का अलग अलग एकदम हो जाएगा कि मेल्स तो आराम से झेल जाएंगे, फीमेल्स नहीं झेल पाएंगे ऑलमोस्ट। नहीं, थोड़ा सा ये भी रहता है कि जैसे फीमेल्स तो रो लेती है, लड़के रोते नहीं कि भाई रोने नहीं देते, साथ वाले भाई तुम मर दे, तू ऐसे कैसे रोएगा, फीमेल्स में रो के उसको निकाल देते हैं। हाँ, थोड़ा-सा हो रहा होता है, जबकि हम लोग तो प्रमोट करते हैं एज़ साइकियाट्रिस्ट, वी ऑलवेज़ प्रमोट कि भाई रोना चाहिए, तो रोना सही अच्छा था? एग्ज़ैक्टली कैथारसिस होता है उससे, मतलब कि अच्छा। मेरे अंदर अगर बहुत ज़्यादा उबाल आ रहा है किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी इमोशंस, एक्सट्रीम्स ऑफ किसी भी चीज़, हैप्पीनेस में भी रोते हैं लोग, हाँ। सैडनेस में भी रोएँगे और एंगर में भी रोएँगे। आप जितना गुस्सा आ रहा है, कुछ-कुछ लोग जब हमको एक्सप्रेशंस, जैसा पहला था ना कि एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस नहीं करना सिखाया, आई मीन इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया। सो उसमें ये होगा कि बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा आ रहा है और उस टाइम पे अगर ब्रेकडाउन हो जाए रोने का, तो काफ़ी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हो सकता है एक बड़ी सारी लड़ाई प्रिवेंट हो जाए उसकी वजह से। हम्म। अगर एक्सट्रीम सैडनेस है, हम्म। सुसाइडल वाले थॉट्स आने लग गए हैं, उतना एक्सट्रीम सैडनेस है, तो लोग अगर उस टाइम पे रोना शुरू कर दें, या उस टाइम पे अगर कोई थोड़ा सा भी नज कर दे कि नहीं यार कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, तो इंसान का सारा रोने में ही निकल जा रहा होता है। तो वो जो एक मोमेंट है ना सुसाइड वाला, वो प्रिवेंट हो जा रहा होता है। तो इसलिए रोना तो मेरे ख्याल से उतना ज़रूरी है कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार अच्छे से बैठ के रो लेना चाहिए। नहीं, लेकिन सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती ना। सोसाइटी के सामने नहीं रोए हैं, क्योंकि ये स्टिग्मा तो रहेगा अराउंड वीपिंग, अराउंड मैन वीपिंग, कि आदमी होके कैसे रो रहा है, घर को नहीं संभालना है क्या, मर्द नहीं है क्या, एक एक्सट्रीम वाला, वो जो एक आपको एक लेके चलना पड़ रहा होता है कि शेल के अंदर में कोई नहीं आएगा, वो एक जो प्रिटेंड करना होता है। कोई रोता है तो मतलब कमजोर हो, ऐसा हाँ, लगता कि है। वो प्रिटेंड करके रखना पड़ रहा होता है, स्पेशली मेल्स को प्रिटेंड करना ही पड़ रहा होता है, चाहे कुछ कुछ भी करें ना हम। लेकिन हमको अपनी सोसाइटी में मेल्स यूजुअली इस चीज़ को लेकर प्रिटेंड कर रहे होंगे कि सब कुछ संभाल लूंगा, नहीं अरे नहीं नहीं मैं तो कभी नहीं रोया, मैं तो सब संभाल ले रहा हूँ। ऐसा हो नहीं सकता ना, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़, क्योंकि इस चीज़ में तो मेल्स और फीमेल्स वही कि हार्ट तो हार्ट है, दिल तो दिल है, टूटेगा, जिम्मेदारियां भी संभालेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी टॉलरेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है मेल्स की, टॉलरेंट होते हैं, ऐसा नहीं, बट वही कि जब ब्रेकडाउन आएगा तो आएगा ही।
तो उसको तो निकालने का कुछ मैच्योर तरीका तो होना ही चाहिए। ऐसे भी होता है कि जैसे साइकिल चला रहे हैं बचपन में लड़का और लड़की, लड़का गिर जाए तो कोई आके पूछता भी नहीं, से बोलते खड़ा हो जा खड़ा हो जा, लड़की गिर जाए तो आके 10 लोग अरे भाई लग गई, कहाँ लगी, ऐसे ट्रीट करते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब उसको मुलायम कोमलता के साथ में ट्रीट किया जाएगा, टेंडर है, गर्ल इज सपोज टू बी टेंडर। इसकी वजह से ना ये वाला जो परसेप्शन है उसकी वजह से डिफिकल्टीज भी हैं कि जब अगर कोई फीमेल स्ट्रांग है तो एक्स्ट्रा फेमिनिज्म है इसमें, तो वो वाले कमेंट्स आ रहे होते हैं। मेल्स में थोड़ा सा शोविनिज्म इस चीज़ को लेके होता ही है कि भाई ऐसे कैसे बढ़ रहे हैं, जो एक्सट्रीम्स वाले हैं वो, नॉट हमेशा नहीं बट यस एक्सट्रीम्स वाले जो रहेंगे वो बहुत शोविनिस्ट रहेंगे कि नहीं अगर मेल कर रहा है तो हाँ इसका तो काम है, करना ही रहेगा बिल्कुल, फीमेल ऐसे कैसे कर लेगी। अपने जो रूरल बैकग्राउंड्स हो गए हाँ। वहाँ पे साइकेट्रिक इलनेसेस उतनी आती नहीं है बाहर निकल के। अगर फीमेल में है, अगर वो सोशो ऑक्यूपेशनली फंक्शनल है, मतलब घर में कोई फंक्शन है, पार्टिसिपेट कर रही है, नाच रही है, गा रही है, बढ़िया। अगर घर में सारा काम संभाल ले रही है, चाहे उसको ओसीडी हो, चाहे उसको कोई और समस्या हो, लेकिन वो डील कर लेंगे, कोई बात नहीं, काम वाम तो करती है ना, ठीक है, घर तो संभाल ले रही है, बच्चों को संभाल ले रही है, बस हो गया। एग्जैक्टली ऑपोजिट मेल्स में, क्योंकि मेल्स का वहाँ रूरल बैकग्राउंड में अगर मेल होगा तो उसके ऊपर में इस चीज़ की ध्यान दिया जाएगा कि यार ये थोड़ा सा ना उदास उदास सा रहने लग गया है आजकल, गुमसुम रहता है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, 50 लोग उससे पूछ रहे होंगे इस चीज़ को। एंड थोड़ा सा ऑपोजिट ये वाली चीज़ आ जा रही होती है कि जब टेंडरनेस वाली चीज़ आएगी तो अगर बच्ची साइकिल से गिर गया है, बच्ची साइकिल से गिर गई, अरे अरे अरे, और लड़का अरे अरे खड़ा हो जा, भाग जा, चींटी मर गई, चींटी मर गई, वो वाली चीज़। रोने के अलावा एक दूसरा और इमोशन है, एक लोनलीनेस, अकेलापन। ये कैसा, इसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे कितना इफेक्ट आता है? आई थिंक लोनलीनेस ना इस टाइम पे एकदम पैंडेमिक हो चुका है, इसलिए वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस की साइकियाट्रिस्ट की डिमांड या थेरेपिस्ट की डिमांड जो बढ़ी है वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि पहले के टाइम्स में और अब के टाइम्स में काफ़ी डिफरेंस आया है। पहले के टाइम्स में लोगों की सोशल कोहेरेंस बहुत ज़्यादा होती थी। घर है, मेजॉरिटी फैमिलीज इंडियन सेटअप में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। अभी न्यूक्लियर में शिफ्ट हो गए। न्यूक्लियर में भी फिर बच्चे बाहर चले जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, क्योंकि बाकी एडवांसमेंट्स हुए हैं तो बच्चे और दूर दूर जाने लग गए हैं, अब्रॉड भी जाएंगे। इससे भी एक एक्सट्रीम्स वाला रहेगा कि भाई साल में एक बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो माँ बाप रह रहे हैं या उनके सिबलिंग्स हो गए वो अब खुद से मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पे जो बच्चा है वो खुद से मैनेज कर रहा है। आफ्टर अ सर्टेन एज बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स को क्यों परेशान करना। पेरेंट्स को लगता है कि नहीं हमारी समस्या हम ही डील कर लें, कोई बात नहीं, बच्चे को ज़्यादा टेंशन नहीं देते, वो ऑलरेडी खुद का डील कर ही रहा है। तो एक वो डिस्टेंस आ जा रहा है आउट ऑफ केयर। ऐसा नहीं वो करना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स पूछना नहीं चाहते या मतलब नहीं रखना चाहते, या बच्चा जो है उनसे पूछना नहीं चाह रहा है या उनसे हालचाल नहीं पूछ रहा है एंड एवरीथिंग, बट वो एक आउट ऑफ केयर एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ जा रहा होता है जो बाद में जाके थोड़ा सा इशू कर रहा होता है। बच्चा लोनली होगा, वो बताएगा नहीं। सपोज अगर किसी का बच्चा यूएस पढ़ रहा है 5-6 ईयर से वहीं पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाया, क्योंकि एज एन अडल्ट जब आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, आप कितने एक्सेप्ट हो रहे हो, आप वहाँ का कल्चर कितना एक्सेप्ट कर रहे हो, सारे डिफरेंसेस आएंगे। नहीं बना पाया लेकिन घर पे नहीं बताएगा, अकेला बैठ के रो लेगा वहाँ पे। थोड़ा ये भी रहता है कि घर वालों को क्यों दुखी करना। वही कि बताएंगे तो ये परेशान होंगे, इनको लगेगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि घर वाले किसी के भी हों हमेशा सपोर्टिव रहेंगे कि भाई वापस आ जा, नहीं हो रहा वापस आ जा। उसको लगता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे जाऊंगा तो मेरे को कमजोर कहेंगे, रिश्तेदार मेरे को 50 चीज़ें सुनाएंगे, और दोस्त मेरे को कहेंगे अरे देख अमेरिका गया था वापस आ गया, पढ़ने भी नहीं गया, हमको मौका मिलता तो हम तो इतना कर देते। वो कंपैरिजन हो सकता है हो ही ना कहीं पे, लेकिन इंसान को खुद ही लग रहा होता है कि यार मैं काबिल ही नहीं हूँ क्या, मैं ऐसा कैसे कर दूंगा मैं। तो वो वाली चीज़ें रह जा रही होती हैं काफ़ी सारी, तो इसलिए लोनलीनेस जो है ना थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। दूसरी चीज़ ट्रस्ट इश्यू भी काफ़ी है, क्योंकि लोग शेयर नहीं करते किसी से। शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको ऐसे होता है कि यार मैं इसको बता दूंगा मेरी वीकनेस पता चल जाएगी इसको, ये भी होता है। ट्रू। एंड काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि ट्रस्ट ब्रेक भी हो रहा होता है। तो अगर शुरुआत में ही अगर जब स्कूल में या उससे पहले जैसे पेरेंट्स के साथ में अगर कोई चीज़ शेयर करी, तो इमोशंस को अगर उतने अच्छे से हैंडल नहीं किया पेरेंट्स ने या फ्रेंड्स ने, तो इंसान का ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है कि मैंने एक बार बताया था चाहे कितनी रेलेवेंट सी चीज़ ही क्यों ना हो, बट उसके लिए वैल्यूएबल है। अगर सपोज मेरे पास में कोई फेवरेट पेंसिल है मेरी, मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ, मेरी कोई फेवरेट पेंसिल है, टूट गई, और मैं घर पे जाके रो रही हूँ, रोती हुई गई हूँ कि यार मेरी पेंसिल टूट गई, और घर वाले हाँ ठीक है कोई बात नहीं दूसरी दिलवा देंगे, तो वो चीज़ मेरे को बड़ी पिंच कर जाएगी, चाहे वो, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ इमोशन के साथ में एसोसिएटेड है, चाहे वो पेंसिल ही क्यों ना हो। और किसी के लिए वैसा होता है चाहे फ्रेंडशिप भी ब्रेक कर जाएगी तो भी हाँ ठीक है और बना लेंगे। तो वो टेम्परामेंट पे भी, आई थिंक खुद की मेंटलिटी के हिसाब से ट्रीट करते हैं। एग्जैक्टली वो टेम्परामेंट पे भी डिपेंड करता है हमारा कैसा टेम्परामेंट है, हम किस टेम्परामेंट के हैं, मतलब हम हर चीज़ को सहेज के रखने वाले हैं या हम हर चीज़ को कैजुअली ले रहे हैं। वो इस चीज़ से भी आ रहा होता है कि हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं नहीं हैं, कितने हैं, किस टाइप से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ बुक्स के अलावा हम लोग बाकी चीज़ों से भी सीखते हैं ना, घर के एनवायरनमेंट से, फ्रेंड्स वगैरह से भी सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फ्रेंड से ही सीख रहे होते हैं इनफैक्ट।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फ्रेंड्स से ही शेयर कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे अगर ट्रस्ट ब्रेक हो जाए तो इंसान काफ़ी सेक्लूड हो जाएगा, फिर वो खुद से ही रहेगा, ना शेयर करेगा, ना किसी से फ्रेंड्स बनाना पसंद करेगा, ना आगे बढ़ना पसंद करेगा चीज़ों में। एक होता है इमोशनल पेन, दूसरा होता है फिजिकल पेन, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जो फिजिकल पेन हो गया ना, जो सब देख सकते हैं, वो है फिजिकल जो पेन, सबको दिख रहा है। जो सबको दिख रहा है। हाँ। इमोशनल पेन जो सिर्फ महसूस हो रहा है, जो सिर्फ जिसका पेन है वो महसूस कर रहा है, वो हो गया इमोशनल पेन। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए, अगर एक्सप्लेन किया जाए और एलैबोरेटली, तो देखो, अगर कोई फीमेल है, घर के लिए सब कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, सब कुछ, मेल फीमेल जो भी, सब कुछ कर रही है घर के लिए, या सब कुछ कर रहा है फादर होके, घर का भी मैनेज कर रहे हैं, बाहर का भी कर रहे हैं, बच्चों का भी देख रहे हैं, एक दूसरे का भी देख रहे हैं, इन लॉज का भी देख रहे हैं, सारे फंक्शन बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड आउट ऑफ नोवेयर अगर दे स्टार्ट फीलिंग अ बिट सैड कि यार उतना अच्छा नहीं लग रहा अब, या एग्जॉस्टिंग फील हो रहा है, कि नहीं जाना। सपोज कोई फंक्शन है, बेस्ट फ्रेंड की शादी है मान लो, अब, या शादी से कोई छोटा भी फंक्शन हो गया ना, कि मान लो हल्दी का ही फंक्शन है, कि चल शादी में तो जाना ही है, बेस्ट फ्रेंड की शादी है, बट अगर छोटा फंक्शन है, नहीं आ पा रही है आज, बहुत एग्जॉस्टिंग हो रहा है, और मेंटली उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इमोशनली उतना साउंड फील नहीं हो रहा है जितना यूजुअली फील होता है, अगर आऊँगी भी तो भी उतना इन्जॉय नहीं कर पाऊंगी, तो इंसान ये कहने का सोच ही नहीं सकता, क्योंकि सामने वाला समझेगा ही नहीं कि कौन सा इमोशनल पेन चल रहा है, इतना क्या हो गया इसमें, क्या है, एक फंक्शन अटेंड कर साइड में बैठ जाना, कोई बात नहीं, आई जा, बिल्कुल नहीं, नहीं आना ही है, आना ही है। तो वो जो इमोशनल पेन है ना, ये छोटा सा इमोशनल पेन हुआ, नो डाउट, बट इंसान के लिए तो बहुत वैल्यूएबल है बिल्कुल ना। सही। तो वो जो पेन है, वो इमोशनल पेन है, जो किसी और को नहीं दिख रहा होगा, सबको ये लग रहा है कि हाँ क्या पैर तोड़ना टूट गया है, आजा, इसमें क्या हो हम्म। गया। तो वो वाला पेन इज इमोशनल पेन, बाकी सारा जो सब देख रहे हैं फिजिकल पेन। आपके पास ओपीडी में किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? हमारे पास में वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आ रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम किस टाइप के सेटअप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। जैसे कि जब मैं आगरा में थी, हम्म। जो आगरा का असाइलम, जो मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता जो था, पागल खाना मेरी जिसको लोग जो बोलते हैं। पागल खाना हुआ करता था, हाँ। आगरा का मेंटल हॉस्पिटल। सो जब मैं वहाँ थी, मैं अपनी पीजी कर रही थी, वहाँ जो पेशेंट आता है वो इज़ मोर ऑफ रूरल बैकग्राउंड हम्म। एंड लोअर मिडिल इनकम, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप हो गया। ठीक, तो वहाँ जो पेशेंट आएगा वो आएगा एक्सट्रीम्स, जैसे कि हमको रोड पे भी दिख रहे होते हैं कभी कभी, वो वाला पेशेंट भी वहाँ आता इतने था। पागल भी आते हैं? यस, उतना हम्म। पागल इज अ स्टिग्मेटाइजिंग टर्म। सॉरी। तो वो वाले पेशेंट्स भी आते थे, एंड काफ़ी पेशेंट्स ना वो आते थे जिनको वो खुद पेरेंट्स नहीं लेके आ रहे हैं, गार्जियंस नहीं लेके आ रहे हैं, जैसे सपोज रोड पे कोई घूम रहा है, तो उनको अपने यहाँ पे काफ़ी अच्छे लॉज हैं। सो गवर्नमेंट ने ये लॉज बना रखे हैं कि अगर कोई डेस्टिट्यूट पेशेंट है तो पुलिस वाले उसको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके असाइलम्स में एडमिट करवाएंगे। और काफ़ी पेशेंट्स आते थे जो शुरुआत में अगर देखा जाए ना, तो एकदम ऐसे डिशेवल्ड होते थे, ये बिल्कुल बाल वाल उलझे हुए हैं, वो जो बन जाते हैं ना बिल्कुल जटाएं टाइप्स, वैसे हो जा रहे हैं, कपड़े एकदम डिशेवल्ड से हैं एंड एवरीथिंग। बट आफ्टर मेडिकेशंस, आफ्टर ट्रीटमेंट, इतने सही हो जा रहे होते थे कि दे यूज टू रिकॉल देयर एड्रेसेस, कि पेरेंट्स का नाम बता दे रहे हैं, घर वालों का नाम बता दे रहे हैं, पूरा एड्रेस बता दे रहे हैं, एंड दे यूज टू गो बैक होम। उनके घर वाले रोते हुए आते थे काफ़ी बार कि यार हमको तो लगा था कभी मिलेगा ही नहीं, कुछ हो गया इसको। तो वो वाले पेशेंट्स आ रहे होते थे। इसके बाद में मैं जब दिल्ली थी, तो दिल्ली में साउथ दिल्ली वाला एक सेटअप था, वहाँ पे पेशेंट्स वो आते थे जो एक्सट्रीम्स ऑफ हाई सोसाइटी वाले जो पेशेंट्स रहते हैं, क्लाइंट्स बेसिकली, सो वो आ रहे होते थे। उनके अलग इश्यूज हो जा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सोसाइटी हाई है तो वहाँ इश्यूज नहीं होंगे कि यार पैसा है, इसको क्या ही प्रॉब्लम है, सब रूरल वालों को लगेगा पैसा है तो सब ठीक हो जाएगा। सही बात है। लेकिन जब पैसा आएगा तो अलग समस्याएं आ रही होती हैं उसके साथ में। तो वो जो क्लाइंट आएगा वो डिफरेंट आएगा, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी अलग रहती हैं। वहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, इमोशनल एंड मेंटल इन्वेस्टमेंट हम लोगों का थोड़ा ज़्यादा होता है। देन इज एक कॉर्पोरेट सेटअप हो गया मल्टी स्पेशलिटी। उसमें जो पेशेंट आएगा वो सब टाइप का आएगा, रूरल से भी आएगा, लो इनकम से भी आएगा, मिडिल से भी आएगा, अपर से भी आएगा, एंड हाईएस्ट ऑफ द इनकम से भी आएगा। गवर्नमेंट जॉब्स, सर्विसमैन का भी बच्चा आएगा, एंड बिजनेसमैन भी आएगा वहाँ पे। सो उनको डील करने का एक अलग सिस्टम हो जा रहा होता है। तो हम लोगों की अप्रोच इज़ यूजुअली होलिस्टिक अप्रोच, मतलब हम थेरेपीज भी इन्वॉल्व करेंगे, ट्रीटमेंट भी इन्वॉल्व करेंगे, साइको एजुकेशन भी इन्वॉल्व करेंगे, घर वालों को भी इन्वॉल्व करना है, पेशेंट का खुद का तो है ही नो डाउट, उसके फ्रेंड्स वगैरह भी आएंगे साथ में। तो एक एग्जॉस्टिव प्रोसेस हो जा रही होती है वो। आप 3 जगह प्रैक्टिस की हो, तीनों अलग-अलग सेक्टर बता दिए आपने। तीनों के बारे में जैसे एक-एक पेशेंट का आप एग्ज़ाम्पल लेके थोड़ा समझाओ। बताती हूँ, आगरा में मेरी एक बहुत फेवरेट पेशेंट थी, नाम तो मैं नहीं ले सकती, वैसे नाम लूँगी तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नाम नहीं ले सकती। बट शी वॉज़ हार्डली 24 ईयर्स ओल्ड, फीमेल थी, पुलिस वाले लेके आए थे, डेस्टिट्यूट थी। ठीक, जब वो आई थी तो वो विद ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस थी, मतलब उसको आवाज़ें सुनाई देती थी, किसी किसी की बोलने की आवाज़ें आती थी उसके कानों में। ठीक है, आई एडमिट हुई,
ऐसे बहुत कोऑपरेटिव थी, वैसी वाली नहीं थी कि भाई मार पिटाई कर दी एंड एवरीथिंग, जो हम लोग एकदम टिपिकल पिक्चर इमेजिन करते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है इनका। हाँ, क्योंकि मूवीज में वही देखते हैं अपन। एग्जैक्टली मैं 2021 पास आउट थी। 2021 के बाद से अब तक मेरे को कभी ऐसा नहीं, मतलब 2018 में मैंने एंटर किया था एक्चुअली असाइलम, ठीक, जब मैं 3 साल वहाँ थी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पेशेंट ने मेरे ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश करी हो। इतने पेशेंटों में से किसी ने भी? एब्सोल्युटली नो। 800 बेडेड हॉस्पिटल था, 800 पेशेंट्स होते थे, यूजुअली फुल रहता था हॉस्पिटल, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके के इंसिडेंसेस हो जाते हैं नो डाउट, बट हम लोगों की वैसी रेपो होती है, हम लोग चाहे कितना ही मेंटली इनकेपेबल पेशेंट हो या कितना ही साइकियाट्रिकली साइकोपैथोलॉजी हाई हो, बट पेशेंट की अगर आपसे इमोशनल रेपो है ना, तो उसको समझ होती है इस चीज़ की कि यार ये इंसान मेरे को समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो हम लोगों के साथ में कभी ऐसा नहीं करेगा कि हाथ उठा दिया या एक्सट्रीम्स पे चला जाएगा वैसा, है ना, किसी ना किसी साथ में तो उसका इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है फिर भी। जैसा मूवीज में देखते हैं कि फैमिली के साथ अलग बिहेवियर होता है और डॉक्टर के साथ अलग बिहेवियर होता है। वो तो फिर वो वाला हो गया, वो दोनों टाइप के पेशेंट्स होते हैं, कुछ तो दिमाग से शातिर वाले होते हैं, उनको बस ये प्रिटेंड करना है कि भाई मेरे को दवाई वाई नहीं देनी है, मेरे को ट्रीटमेंट ना दे दें। अच्छा। वो इनसाइट का खेल होता है, मतलब मेरे को अंडरस्टैंडिंग है या नहीं अपनी इलनेस के बारे में। काफ़ी सारे पेशेंट्स होंगे स्पेशली जो जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, क्रोनिक इलनेस है, प्रोग्नोसिस जो है वो वेरिएबल रहता है इसका, ठीक, तो उन वाले पेशेंट्स को ना इस चीज़ की समझ नहीं होती है कि मेरी इलनेस एक्चुअल है हम्म, या जो आवाज़ें हैं वो ट्रू हैं। वो उसके लिए दो दुनिया चल रही होती हैं, ये जो अपना दुनिया है उसको लगता है यहाँ पे सब प्रिटेंड करना है, और ये जो आवाज़ें आ रही हैं या ये जो मेरे सस्पिशियसनेस जो है ये मेरी एक और दुनिया है जो एक्चुअल है। तो वो कभी कभी उन पे एक्ट अपॉन भी कर रहे होते हैं, जैसे इसको मेरी ये बाइपोलर जो डिसऑर्डर इसी को बोलते हैं क्या? स्किज़ोफ्रेनिया ये हुआ। अच्छा। बाइपोलर डिसऑर्डर होता है एक्सट्रीम्स ऑफ मूड, मूड मतलब हैप्पीनेस एंड सैडनेस का एक्सट्रीम्स अगर जा रहे हैं तो वो होता है बाइपोलैरिटी। बाइपोलर मतलब दो पोल्स हैं उसमें। स्किज़ोफ्रेनिया हो गया जो बड़बड़ाते रहते हैं काफ़ी बार, या कुछ शक वहम की बीमारी रख रहे होते हैं, वो स्किज़ोफ्रेनिक्स। जैसे मेरी ये जो आगरा वाली पेशेंट थी वो थी स्किज़ोफ्रेनिया, उसको आवाज़ें आती थी, ऐसे वो घूमती फिरती रहती थी, बढ़िया सब कुछ करती थी, अपना खाना पीना सब पता है उसको, लेकिन एक बार घर से बाहर निकल गई, वो एमपी की थी, एक बार घर से बाहर निकल गई तो घर पहुंची नहीं, भटकते हुए कहीं तो भी किसी में बैठ गई, कहीं किसी में बैठ गई करके आगरा पहुंच गई। जब वो 1 महीने 1.5 महीने में एकदम ठीक हो गई मेडिसिन के साथ में, उसने खुद अपना एड्रेस, खुद अपना पूरा नाम, अपने घर वालों का नाम, फ़ोन नंबर्स तक बताए हैं उसने मेरे को। मैंने अच्छा। खुद उसके भाई को फ़ोन किया था कि भाई इसको ले जाओ, यहाँ पे एडमिट है ऐसा करके। जब वो गई है, उसके भाई उसकी मम्मी उसको लेने आए थे, तब उन्होंने बताया था कि ये 24 साल की है और ये 1 साल अराउंड पहले निकल गई थी हम लोगों के यहाँ से। हम लोगों के यहाँ पे 1 साल अराउंड पहले ही आई थी वो। तो तब वो लेने आए तो इतना रो रहे थे कि उन्होंने हमको एफआईआर वगैरह जो उन्होंने फाइल कर रखी थी वहाँ पे ना, गुमशुदा वाली एंड ऑल, तो उन्होंने वो सब दिखाई थी कि हम इसको लेने आए हैं। और मेरे को इतनी खुशी हुई थी क्योंकि मेरे को लगा कि ये तो बहुत ही हाँ, आपकी एकदम आंखों के सामने मैजिकल फ्रेश वाली केस चीज़ें हुआ हो तो। गई कि कि किसी का खोया हुआ बच्चा है या कोई खोई हुई बच्ची है एंड वो मिल रही है, और वो भी ऐसी हालत से उनको एकदम टर्न मिल रही है, वो एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट मिल रही है कि यार ये तो इतनी बढ़िया लग रही है, ठीक कैसे हो गई एंड एवरीथिंग। एंड अभी तक भी वो आगरा आती है ओपीडी, वो फॉलोअप्स पे है, मेडिसिन चल रही हैं एंड डूइंग वेरी वेल। इस चीज़ को 6 साल हो चुके हैं अब, 2019 2020 में डिस्चार्ज हुई थी वो, और अब तक भी वो ओपीडी आती है, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि वहाँ के जूनियर्स फ़ोन करके बताते हैं ऐसा। सो ये वहाँ का एग्जाम्पल। जैसे दिल्ली में जब मैं थी तब जो मैंने पेशेंट्स देखे हैं वो मोर ऑफ अडोलेसेंट्स वाले होते थे, चाइल्ड एंड अडोलेसेंट्स, इसमें मेरा इंटरेस्ट था, मेरे को आगे इसी में ही परस्यू करना है। सो वो वाले जो बच्चे आ रहे होते थे वो थे जैसे ऑटिज्म होता है या एडीएचडी हो गया, बिहेवियरल इश्यूज हो गए बहुत सारे बच्चों के, तो या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो गए, जो मंदबुद्धिता हो गई अपनी, उस वो वाले बच्चे आते थे। अभी ऑटिज्म एडीएचडी ऑन द राइज हैं, एकदम एक्सट्रीम्स थोड़ा राइज थोड़ा पे इन दोनों हैं। के बारे में बताओ क्या होता देखो, ऑटिज्म हो गया जिसमें बच्चे को इमोशनली और सोशली माइलस्टोन्स जो हैं वो उतने अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं फॉर वेरियस बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, कि एग्जांपल देती हूँ, जैसे पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, न्यूक्लियर फैमिली, एक बच्चा है, मम्मी ऑफिस, पापा ऑफिस, मेड घर पे संभाल रही है बच्चे को, उसने पकड़ा है फ़ोन, मेड अपने काम में लगी हुई है, बच्चा जो है 8 घंटे 10 घंटे, बच्चा चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, डजेंट मैटर, तो वो फ़ोन में लगा हुआ है। अब वो फ़ोन में क्या देखेगा, जो भी ये कंटेंट आ रहा है कोकोमेलन एंड ऑल, वो सारा देख रहा होता है। उसकी वजह से क्या है कि ब्रेन में ना सर्किटरी ही चेंज हो जा रही है, न्यूरो ही चेंज हो जा रहे होते हैं। उस बच्चे के लिए वो जो फ़ोन है वो उसका वर्ल्ड बन जा रहा है, उसको ह्यूमन कनेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है अब। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो बोल रहे होते थे उन्हीं टोन्स में, वो जो टोन कॉपी करके बोलते थे, उनको वैसे नहीं पता है मम्मी खाना दे दो, मम्मी पानी दे दो, नो, है? जैसा वो दे देख रहे हैं उस लैंग्वेज में वो बोल रहे चीज़ होते ही बोल रहे हैं वो, उसके अलावा उनको हम्म। बोलना ही नहीं आता है। अच्छा, उसको ऑटिज्म बोलते हैं। वो चीज़ हो जा रही होती है ऑटिज्म, एज इन की बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस बच्चा ह्यूमंस से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है।
किसी किसी में विदाउट स्क्रीन्स भी आता है, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो ऑटिज्म को लीड कर रहे होते हैं, एज इन जेनेटिक्स भी हो गई, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो गए, बहुत सारी थ्योरीज और भी आ रही हैं। सिंस ऑन द राइज है, यूएस एंड ऑल में पहले से था, काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंस में था, अभी अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, प्लस एक अवेयरनेस भी आ गई है लोगों को, तो दे कम अप। न्यूनेटोलॉजिस्ट्स हो गए, उनके पास में जाएंगे, या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस हो गए, हम लोगों के पास में आ रहे होते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास में आएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास में आ रहे होते हैं, थेरेपिस्ट के पास में भी जा रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऐसा है कि क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है तो अब आने लगे हैं। पहले हम लोग ये सोच रहे होते थे कि रूरल में ज़्यादा है, अर्बन में ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा है एंड एवरीथिंग, है ऑलमोस्ट काफ़ी सारी जगहों पे ही। अर्बन में थोड़ा सा प्रोमिनेंटली दिख रहा होता है, इधर फोन का सोशल ज्वाइंट, मीडिया का ज़्यादा इसलिए। एग्जैक्टली, क्योंकि ह्यूमन कनेक्शंस ज़्यादा जो हैं वो रूरल में रहते हैं, हम्म। ह्यूमन कनेक्शंस कम हो जा रहे होते हैं वहाँ अर्बन जॉइंट में। फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली होती है, 15 लोग हैं, फ़ोन देखने का टाइम नहीं मिलेगा, हम अपने गाँव चले जाएं, फ़ोन देखने का टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पे रहेंगे, फ़ोन में 2-2 घंटा 3-3 घंटा फ़ोन में निकल जाएगा, और छोटे बच्चे का तो डेफिनेटली निकल रहा है आजकल, उनके फेवरेट शोज़ हैं, हम लोगों के उतने फेवरेट्स नहीं हैं। तो वो हो गया ऑटिज्म। देन ADHD इज़, कुछ बच्चे जो हैं बहुत हाइपर एक्टिव, बहुत शैतान, बहुत चंचल होते हैं, टू एन एक्सटेंट कि एक जना उनके पीछे ही चाहिए, वो टिक के बैठेंगे ही नहीं। स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही होंगी, रिलेटिव से कंप्लेन आ रही होंगी कि ये दादा है भाई, कि बच्चा जो है वो एक 5 लोगों का ग्रुप है, उसका लीडर हमेशा यही बच्चा रहेगा, उतना शैतान बच्चा है, क्लास में टिक के नहीं बैठ रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, बार बार विंडो से बाहर झांक रहा है, बच्चों को छेड़ दिया, वो टिक ही नहीं पा रहा है एक जगह पे, तो वो करा हुआ है किसी किसी चीज़ में लगा हुआ है पूरे टाइम, किया, फ्रिज का फ्रिज खोल दिया, यहाँ के प्लग बोर्ड में हाथ डाल देगा, या यहाँ पे बैठा होगा तो कुछ ना कुछ करता रहेगा, तो एक जने को उसको पकड़ के बैठना है या पीछे पीछे लगे रहना है, एक्सेसिव एनर्जी है उसके पास में, तो वो हो गई हाइपर एक्टिविटी। एक चीज़ होती है इनअटेंशन, मतलब जैसे मैंने स्कूल का बताया क्लास का, कि क्लास में वो छेड़ता रहेगा किसी किसी को, टीचर्स को डिस्टर्ब करता रहेगा, विंडो के बाहर देखता रहेगा, उठ सीट से खड़ा हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, वो हो गया उसका इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी कॉम्बिनेशन, कि वो क्लास में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, ग्रुप में वो सुन ही नहीं रहा है, उसका ध्यान ही नहीं लग रहा कि वो क्या बोल रही है टीचर, कुछ चाह रहा है तब दैट, भी नहीं हो रहा ऐसा। हाँ, तो अटेंशन, ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर इसको मान लो किसी को बचपन में ट्रीट नहीं किया तो आगे जाके किस लेवल पे जा सकता है ये? एक्सट्रीम्स पे भी जाता है, काफ़ी बार खुद भी काफ़ी सटल हो जा रहा होता है, जैसे कि लड़कों में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में काफ़ी बार ऐसा होता था कि दौड़ाने भगाने भेज देते हैं उनको, तो काफ़ी सारी हाइपर एक्टिविटी शांत हो जा रही होती है, एनर्जी चैनलाइज हो गई, ठीक। काफ़ी बार क्या होता है कि थोड़ा सा बच्चा और ज़्यादा शैतानी में गया, या थोड़ा सा और डिस्ट्रक्टिव हो गया, इन वाले बच्चों की डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़े से स्टबर्न होंगे, अगर उसके साथ में बिहेवियरल इश्यूज़ आ गए, या कुछ फैमिली एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहा, या कुछ और स्ट्रेसर्स आ गए एड ऑन, सब्सटेंस यूज़ बहुत ज़्यादा होता है इन वाले बच्चों में, आगे जाके ये क्यूरियस माइंड्स होते हैं एक्चुअल में, तो इनको क्या है कि हर चीज़ में क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्या करते हैं, किसी दोस्त ने ऑफर करी कि सिगरेट पिएगा, तो कैसे पीते हैं, क्या होता है, इस वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है वो जो करने की, तो ये सबसे पहले उसको पी के देखेगा, एंड इनमें सब्सटेंस यूज़ की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जा रही होती है इसी वजह से, क्यूरियोसिटी की वजह से, प्लस एनर्जी हाई होती है इनमें, तो स्पोर्ट्स एंड ऑल में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन एकेडमिक्स में काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर परफॉर्म करेंगे तो टू गुड, और नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो बाकी चीज़ जिसमें इनकी एनर्जी चैनलाइज कर सको, इनकी जो हॉबी है उसमें दे विल डू वेल। ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया, और उसके अलावा एक होता है मंदबुद्धिता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं, पहले जिसको मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, अभी अच्छा। क्या है वो टर्म हटा दिया है, क्योंकि स्टिग्मा एसोसिएटेड रहता है काफ़ी ज़्यादा कि MR है या रिटार्ड है, ये तो मोरॉन है, इडियट है, एंड ये वाली टर्म्स पहले क्लासिफिकेशंस में यूज होती थी बिकॉज ऑफ दिस स्टिग्मा ओनली, ये इन टर्म्स को हटा के अभी फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किया। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एज इन की जो मेरे सोचने समझने की जो शक्ति है, जिस एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए वो वैसी है नहीं, सो उन वाले बच्चों में काफ़ी बार एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ आ रही होती हैं, या फिर बिहेवियरल इश्यूज बहुत आ रहे होते हैं, क्योंकि वो उतना सीख नहीं रहे होते बच्चे। जैसे ऐसे कोई 3 सिम्टम बताओ आप। इंटेलेक्चुअल वाले बच्चों में एक तो वो, उनके पेरेंट्स की प्राइमरी कंप्लेन होती है कि इसको कुछ सिखाएं तो ये सीखता नहीं है या सीखती नहीं है, ठीक। दूसरा होता है पढ़ाई का मुद्दा उनका, कि पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, वो उसको ब्लेम करेंगे कि पढ़ना नहीं चाहता है, जबकि उस बच्चा कितनी भी कोशिश कर ले, अगर सपोज मेरा जितना दिमाग है अगर 50% ही होता मेरे पास, मैं कितनी भी कोशिश करूँ, हाँ, मैं 50 का 100 कर दोगे तब भी पूरा नहीं एग्जैक्टली हो मैं पाएगा। 100 भी कर लूँ, मैं उसका 200 भी कर लूँ, हम्म। तो मैं 50% दिमाग को 60% की मेहनत, मतलब लाइक मैं इतनी इतनी मेहनत करके उसको 60% तक पहुंचा दूंगी, बट आगे क्या। तो वो वाले बच्चे ना, उनके जो इमोशंस हैं, ऐसा नहीं है कि उनको इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उनको समझ होती है। एक्सट्रीम्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में तो क्या है कि समझ भी थोड़ी सी कम होती है, इमोशंस एंड ऑल भी समझ नहीं आ रहे हैं क्योंकि ब्रेन ही उतना डेवलप्ड नहीं है, लेकिन काफ़ी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे जो हैं उनको समझ होती है इन चीज़ों की,
बट उनके घर वालों को लगता है कि इसको हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, इसको हम्म, समझ ही नहीं है, ये पढ़ता ही नहीं है। ये हम्म, इनके प्राइमरी 2-3 चीज़ें होती हैं बच्चों की। लेकिन हमको रूल आउट इसमें लर्निंग डिसऑर्डर्स भी करने होते हैं, जैसे तारे ज़मीं पर, डिसलेक्सिया वाला बच्चा। हमको अवेयरनेस ही उसकी तब आई है जब वो मूवी आई थी काफ़ी सारे लोगों को। हम्म, हम लोग पढ़ रहे होते हैं हम्म, बट उतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। लेमैन को अवेयरनेस तब आई जब डिसलेक्सिया वहाँ पे टर्म यूज़ हुई, तो उनको लगा कि अच्छा ये तो लर्निंग डिसेबिलिटी है। ऐसी और भी बहुत सारी होती हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे होते हैं उस चीज़ पे। तो ये एडोलेसेंट्स वाले एंड छोटे बच्चों वाले आ रहे होते हैं, स्कूल गोइंग वाले किड्स के ये इश्यूज आ रहे होते हैं जो मैंने दिल्ली में देखे। आते हैं सब जगह पे हैं, ऐसा नहीं है, बट मोर ऑफ छोटे जो विलेजेस के बच्चे होंगे या एकदम रूरल वाले हो गए, वो उतना निकाल के नहीं लेके आएंगे उनको लगेगा कि ठीक है सीख जाएगा, पढ़ लेगा, कोई बात नहीं, ऐसी है, हंसमुख बच्चा है, शैतान बच्चा है एंड ऑल। उसको थोड़ा सा ज़्यादा टॉलरेट कर दे रहे होते हैं। अर्बन वाले उतना टॉलरेट नहीं करते हैं। मैम अभी तो आपने एक बता दी है वहाँ पे आगरा वाले पेशेंट जो बिल्कुल पागलखाने वाले पेशेंट थे, दूसरा आपने बताया पॉस इलाका जो दिल्ली का है वहाँ का, और यहाँ पे भी आप कैसे पेशेंट आते हैं आपके पास? भी जो करंट पेशेंट्स आ रहे हैं वो मिक्स्ड काइंड आता है, लेकिन मोर ऑफ एडिक्शन वाला है क्योंकि ये एडिक्शन सेटअप हो गया। ठीक, तो एडिक्शन वाले प्लस फिर ये जो आजकल क्योंकि यूथ ठीक ठाक सा आ रहा होता है, तो कपल्स इशू जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंटली आ रहे होते हैं, एसोसिएटेड विद और विदाउट एडिक्शन, बट हाँ कपल इश्यूज काफ़ी सारे आ रहे होते हैं, जिसमें भी काफ़ी सारे मैराइटल थेरेपी के लिए आएंगे। ठीक, अदरवाइज तो मेडिकेशंस मैनेजमेंट हो गया, या अगर एडिक्शन वाले हैं तो उनका तो प्रॉपर डिटॉक्स या रिहेबिलिटेशन वाला, तो वो वाले पार्ट वाले आ रहे होते हैं काफ़ी सारे। रिलेशनशिप में लोग अटके रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, उसके क्या इशू है? सो ऐसा है कि रिलेशनशिप ना थोड़ी सी चीज़ें जैसे कॉम्प्लेक्स कही जाती है ना, उतनी कॉम्प्लेक्स होती नहीं है, लेकिन वही जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि इमोशनल एक्सप्रेशन हम लोगों को प्रॉपर्ली सिखाया नहीं जाता, हमको इमोशनल अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होती है। तो रिलेशनशिप इंसान ना गिर गिर के सीख रहा होता है हम्म, ऑलमोस्ट, हम्म, जो इंडियन सेटअप में है ना, वो कि रिलेशनशिप में जाएंगे फिर वहाँ फंस जाएंगे, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ लोग थोड़े से स्ट्रांग होंगे निकल जाएंगे इजीली, कुछ लोग जो हैं वो थोड़े से वीक होंगे, या इमोशनली अगर डिपेंडेंट वाली हो गए, या पर्सनैलिटी इशूज़ हो गए, अगर वो फंस गए हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा। काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो ट्रॉमा बॉन्ड हो जा रहे होते हैं, कि एक इंसान जो है वो टॉक्सिक हो गया, या एक इंसान बहुत डोमिनेंट है और दूसरा बहुत सबमिसिव है। सो अगर वो रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है तो जो सबमिसिव है उसको समझ नहीं आता है कि अब करना क्या है, क्योंकि द अदर पर्सन वाज लीडिंग द रिलेशनशिप। सो अभी इसको समझ नहीं आएगा कि अब कैसे चलना है, नहीं नहीं वापस आ जा, नहीं नहीं हाथ जोड़ूं पैर जोड़ूं, हम्म, ऐसा करूं ये करूं एंड ऑल। सो वो वाली एक चीज़ चल रही होती है। प्लस काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्योंकि ब्रेकअप आफ्टर सपोज मैरिज है या आफ्टर चीज़ें कंफर्म हो गई हैं एंड कमिटमेंट है, तो लोगों को कमिटमेंट के बाद में नहीं करना है, या शादी हो गई अब तो शादी हो गई अब जो है वो है, सो अपनी सोसाइटी उतना ईजिली सेपरेशंस को, डिवोर्सेस को उतना ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। सो ये एक बड़ा सारा रीज़न हो जा रहा होता है, ये सारे ही जो चीज़ें हैं वो सारा एक बड़ा सारा रिलेशन इश्यूज हो जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से लोग उसी में ही रहेंगे। वो खुद को ही जस्टिफाई कर लेंगे कि नहीं नहीं यार, मेरे को क्या पता मुझे इससे बेटर ना मिले। हाँ ये यू भी नो होता है, खुद कंफर्ट का जोन हो जाता है कॉन्फिडेंस, वहाँ पे। एग्जैक्टली कंफर्ट जोन जोन भी हो गया, प्लस खुद का कॉन्फिडेंस अगर वीक है, तो तो उसका मैं फियर रहता है। एग्जैक्टली सो हम्म, हमेशा ये रहेगा कि क्या पता इसको छोड़ दिया यार, 4 साल का रिलेशनशिप है, अब कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। लोगों को ऐसा है कि एक तरफ में वो एक्सट्रीम्स वाले आ जाएंगे कि हम तो लोन वॉरियर हैं, कि हमको तो अकेले ही रहना है बिल्कुल, और शेर दिल हैं हम तो, और नहीं नहीं हमको तो किसी की ज़रूरत नहीं है। तो या तो उस एक्सट्रीम्स पर रहेंगे, और या तो फिर वो वाला एक्सट्रीम आएगा कि नहीं नहीं मैं तो किसी के बिना रह ही नहीं सकती, या मैं तो किसी के बिना रह ही नहीं सकता, सब कुछ बढ़िया ही तो था, नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है, 2 बार चांटे मार दिए तो क्या हो गया, 2 बार बाल खींच दिए तो क्या हो गया। और अभी क्या है ना कि लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स ही डोमिनेंट होंगे या मेल्स ही वायलेंस वाले होंगे, फीमेल्स आर ऑल्सो लाइक जैसे जैसे पावर आ रही होती है चीज़ें देख रहे नहीं डिवाइड बात हो ही हम रही देख होती रहे हैं। हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिंगल वाली साइड में ही एक इंसान ही फंसेगा, या सिंगल वाला पर्सन, एक ही पर्सन ट्रॉमेटाइज होगा, कि सिर्फ फीमेल्स ही ट्रॉमेटाइज होंगी, मेल्स भी आर ऑल्सो गेटिंग ट्रॉमेटाइज्ड, एंड जो वायलेंस है वो भी बढ़ ही रही होती है, एंड इमोशनल एक्सप्रेशन उतना अच्छा नहीं है, तो उस तरीके से आ रही होती हैं जैसे न्यूज़ में दिखा रहे हैं, फिर वो उतना एक्सट्रीम्स पे। तो ये वाली चीज़ें भी काफ़ी सारे कुछ तो नो डाउट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जो अनएड्रेस्ड हैं। अगर किसी में बाइपोलैरिटी है, उतने एक्सट्रीम एंगर आउटबर्स्ट्स हैं कि उठा के फेंक दे रहे हैं, ग्लास वास उठा के फेंक दिया, या टेबल उठा के फेंक दी, किसी के लग गई, चोट लगी, एक्सट्रीम भी हो गया तो लीथल भी हो गया। लोगों को ये नहीं लगेगा कि एक बाइपोलैरिटी थी, एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए था उस ड्यूरेशन में भी। एक्सट्रीम्स पे जब जा रहे हैं कि किसी को जला दिया मार दिया, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल टेम्परामेंट तो नहीं है, वो नॉर्मल पर्सनालिटी तो नहीं है, वो चीज़ अच्छी खासी साइकोपैथोलॉजी तो हो जा रही होती है, अगर इवेल्युएशन के लिए आएँ, अगर दिखवा लें तो। आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा होता है लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। ऐसे कौन से साइन होते हैं, कब पता चले कि ये
टॉक्सिक हो गया रिलेशनशिप, किसी को अपने रिलेशनशिप टॉक्सिक का पता चले बहुत तो ही कौन कौन से साइन होते हैं? नॉर्मल सी टर्म में कहें तो जब आप बहुत ज़्यादा खुश पर्सन यूज टू बी, जैसे पहले अगर वो सब कुछ टॉलरेट कर रहा है या जिन चीज़ों पे अब लड़ाइयाँ हो रही हैं वो पहले नॉर्मल चल रही होती थी, या जल्दी तुनक जाता है कि फटाफट से गुस्सा हो गए, फटाफट से लड़ाई हो गई, और लड़ाई हुई तो एक्सट्रीम्स पे जा रहा है। यू नो, आप हर टाइम पे ही लड़ाइयों में ही फंसे हुए हैं। चीज़ें मतलब लड़ाइयाँ मतलब ऐसे कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स हैं, सोल्यूशन की साइड नहीं मूव करना चाह रहे हैं। तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप्स में लड़ाइयाँ ही नहीं होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन दोनों लोग टुवर्ड सोल्यूशन मूव कर रहे होते हैं। लड़ने का पर्पज़ ये होता है कि नॉर्मल सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो चिल्ला चिल्ला के बता दिया, लेकिन फिर सॉर्ट आउट होंगी चीज़ें, वो टुवर्ड सोल्यूशन मूव करेंगी। अगर वो सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रही हैं, सिर्फ लड़ाई हुई सो गए, अगले दिन फिर उठे, फिर लड़ाइयाँ हुई फिर सो गए, तो इधर तो एक इंसान सब्सटेंस की तरफ जाएगा या दूसरा भी सब्सटेंस में जाएगा, या तो फिर बाकी चीज़ें आने लग जाएंगी। बाकी लोग क्रीप इन करेंगे रिलेशनशिप में, फिर वो और बढ़ा रही होंगी, क्योंकि सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है, इट्स कंप्लेन फोकस्ड है। कि कंप्लेन से कंप्लेन डाल दी, दूसरे के ऊपर डाल दिया सारा, लाइबिलिटी ली ही नहीं, किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तब बढ़ रही होती हैं चीज़। एक बोरियत भी आ जाती है, क्योंकि जब तक इंसान को जानते नहीं है तब तक क्यूरियोसिटी रहती है, लेकिन जान गए, सब चीज़ जान गए, फिर अब वही चीज़ उसमें तो खत्म हो गई, अब दूसरे लोगों में ढूंढते हैं, ये भी रहता है थोड़ा सा। ऐसा भी कह सकते हैं, बट एक कंफर्ट भी आता है जब आप जानते हो किसी को, तो एक कंफर्ट भी आ रहा होता है कि यार घर जाना है तो एक ये पर्सन मिलेगा इसलिए घर जाना है, बट वो एक तो फिर अच्छा शांति और एक चलता है सुकून भी है। रिलेशनशिप। एग्जैक्टली। सो वही कि वो एक मेच्योरिटी रहती है हम्म। कि अगर किसी से झगड़ा हुआ, रिलेशनशिप में झगड़ा होगा ही होगा, नो रिलेशन इज़ अ परफेक्ट रिलेशन, चाहे वो पेरेंट्स का रिलेशन हो, सिबलिंग्स का रिलेशन हो, फ्रेंड्स का रिलेशनशिप हो, या कपल्स का रिलेशन हो, किसी का भी रिलेशन हो, सवाल ही नहीं उठता कि नॉर्मल चलता रहेगा। इट्स जस्ट कि अगर हम सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है वहाँ पे, सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्यों लड़ रहे हैं, क्या चाहिए उससे, वो नहीं पता है, और झुकने को तैयार नहीं है। जब भी दो भाई बहन में लड़ाई हो रही है, एक जना नहीं झुक रहा है, तो उनकी एक्सट्रीम्स पे रहेगी कि बड़े होने के बाद में बातचीत ही नहीं है, या बहुत कम मिनिमल बातचीत है। क्योंकि लड़ाई करते करते ही बड़े होते हैं भाई बहन। उसने मार दिया तो दूसरा झेल जाता है कभी कभी, लेकिन इधर पे अगर हो जाएगी तो एक्सट्रीम्स पे ही जाएगी। मजाक में हिट कर दिया, तो भाई बहन में ऐसा चलता है, कोई बात नहीं, भाई ठीक बहन है, का वो भी देता है कि अपनी रिवर्ट बैक बहन कर अपनी देगा। ही रहेगी, एग्जैक्टली, हाँ। भाई अपना ही सो रहेगी। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसके लिए, नहीं है ऐसा कैसे। हम्म। अगर दो बहनें होंगी, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो लड़ेंगी, लेकिन फिर सॉर्ट आउट भी कर लेंगी उसको कि चल ठीक है, हाँ आज नाश्ता बना दिया, या मैं पानी ला के दे देती हूँ इसको, चले ठंडी हो जा। लेकिन जब कपल्स में लड़ाई होगी तो एक एक्सपेक्टेशन ही अलग होती है, डिमांड्स भी अलग हो जा रही होती हैं, कंप्लेंट्स भी अलग तरीके की होंगी। अगर हम एक कपल रिलेशनशिप को बाकी जो रिलेशनशिप्स हैं उतनी ही टेंडरनेस के साथ में, या उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में लेना शुरू कर दें, तो शायद हो सकता है कि लड़ाइयाँ थोड़ी सी कम हो जाए कपल्स के बीच में। प्लस काफ़ी बार ना एक इंटरडिपेंडेंसी बहुत होती है कि एक दूसरे के साथ में ही चीज़ें चलेंगी, अदरवाइज कोई दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रही होती है लड़ाइयों के बीच में, क्योंकि अगर सपोज सिस्टर एंड ब्रदर हुए या पेरेंट्स हुए, उन लोगों की बड़ी सारी सोशल कनेक्शंस होते हैं, बट काफ़ी कपल्स होंगे जो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, उनके फ्रेंड्स ही दूर हो जा रहे होते हैं, जो आई थिंक अगर रहें उनकी लाइफ में तो काफ़ी सारी लड़ाइयाँ तभी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि एक फ्रेंड घर आ गई, या एक फ्रेंड घर आ गया, या चार लोगों ने पार्टी कर ली, चीज़ें डैम्पन डाउन कर जाती हैं, सब मेलो डाउन कर जाता है कि हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं। बट अभी लोग ना सिर्फ मोस्ट ऑफ की सिर्फ दो ही जने रह रहे हैं, या सिर्फ कपल ही रह रहा है, तो लड़ाइयाँ एक्सट्रीम्स पे जाएंगी, तो जो वो सोच रहा है वही है। और ये भी देखते हैं कि पहले तो अच्छा चलता है रिलेशनशिप, फिर शादी हुई, उसके 1 साल बाद में 2 साल बाद में डाइवोर्स। अभी ये चेंज भी हुआ है कि अभी लोग उतने टॉलरेंट नहीं हैं टू मोर ऑफ, ऐसा कहते हैं कि लाइक रिलेशनशिप में अगर इनजस्टिस हो रही है या चीज़ें नहीं ठीक लग रही हैं, रादर देन घुट घुट के चलाने के उन चीज़ों को, या उतना ट्रॉमेटाइज होने के, लोग डिसाइड टू पार्ट वेज, रादर देन कि एक्सट्रीम्स पे चलते ही रहें। क्योंकि काफ़ी सारे केसेस आते हैं जो ईयर्स ऑफ मैरिजेस हैं, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स ऑफ मैरिजेस, जिसमें द पर्सन इज इन टू डिप्रेशन, क्योंकि चीज़ें हमेशा से ही ख़राब चल रही थी। सो उन वाले रिलेशनशिप्स में पर्सनली मुझे लगता है कि इट्स बेटर टू पार्ट वेज इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन, रादर देन कि आप सफ़र ही करते रहो रिलेशनशिप में, या आप उतने इंटेंट तक आ जाओ कि यार इससे अच्छा तो मौत भली। तो इट्स बेटर कि यू पार्ट वेज। क्या पता कि नहीं चीज़ें वर्कआउट कर पा रही हो, अब जब आपने पूरा ट्राई कर लिया है, सब कुछ हो ही गया एंड ऑल, तो आप 50 ईयर्स ऑफ लाइफ वेस्ट कर दो। तो अभी वाली जो जनरेशन है वो इस चीज़ पे थोड़ी सी फोकस्ड है कि यार लाइक हैप्पीनेस इज़ हैप्पीनेस, इट मैटर्स। पहले वाले लोगों का मोर ऑफ ऐसा रहता था कि हाँ चल ठीक है, तू खुश है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, वैसा। अभी वाली जनरेशन इज थोड़ी सी फोकस्ड है खुद के लिए भी, क्या मैं तो, मेरी खुशी भी तो खुशी है ना, मतलब मेरे को पसंद है तो ऐसा नहीं कर सकती है, मेरे को पसंद है तो ऐसा नहीं कर सकता है, वो वाली चीज़ें अभी चल रही होती। हम देखते हैं कि जैसे कोई दुखी होता है तो भी अल्कोहल, ड्रग्स,
खुश होता है, पार्टी करते हैं, तब भी ये सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं लोग? सो ऐसा है कि जो सेकंड वाला पैटर्न है ना कि लाइक पार्टीज हुई या कभी खुश हैं, हम्म, तो वो इज सोशल यूज ऑफ सब्सटेंस या सोशल यूज ऑफ एल्कोहल मोर ऑफ। हम्म, ड्रग्स तो ड्रग्स हैं, वो तो आर हार्मफुल इन एनी वे, चाहे खुशी में हो, चाहे गम में हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे अब नॉर्मल, किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वो हो गई थोड़ा सा सिंथेटिक पार्ट। एल्कोहल या अपने यहाँ पे जैसे जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे मनुहार चलती है, अफीम एंड ऑल चल रही होती है थोड़ी सी, वो दे रहे होते हैं उसको। हम्म, तो दोनों ही चीज़ें होती थी उससे। कुछ लोग जो है ना थोड़े से ज़्यादा शाय या थोड़े से इनहिबिटेड होते हैं, उनको अगर ये चीज़ जाएगी तो दे गेट अ बिट डिसइनहिबिटेड। डिसइनहिबिटेड एज इन कि रहेंगे लिमिट्स में, बट उनको थोड़ा सा हैप्पीनेस फील होने लग जाएगी या उनकी शाइनेस थोड़ी सी कम हो जा रही है, उतने कॉन्शियस नहीं रहेंगे वो जितना बोलने में हो रहे होते हैं। तो उसके बाद में उनका एक यूफोरिक सा वो आ जाएगा, तो लोगों को उनका रियल वो दिख रहा होता है कि यार रियल जो वो रियल सेल्फ जो है उनका, मजाकिया वाला जो हो गया या घुलने मिलने वाला हो गया या मोर ऑफ सोशल वाला जो उनका एस्पेक्ट हुआ वो दिख रहा होता है। तो इसलिए सोशल यूज़ ऑफ अगर एल्कोहल है तो वो पहले प्रमोट भी करते थे। देर आर जो कास्ट्स भी हो गई कुछ, तो जहाँ पे चल रही होती है कि अल्कोहल है तो हम तो जैसे पंजाबी हो गए कि हम पंजाबी अल्कोहल नहीं लेंगे क्या। लेकिन उनमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी, नहीं, क्योंकि उनको उसको लेके क्यूरियोसिटी भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा था कि जैसे ज्यूस जो होते थे उनमें सिंस द बिगिनिंग इनिशियल काफ़ी पहले उनमें अल्कोहल का यूज़ होता था सिंस द बिगिनिंग इटसेल्फ। तो द चिल्ड्रन यूज टू सी देयर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स ड्रिंकिंग, जैसे वेस्टर्न कल्चर में होता है, ठीक। तो उनमें डिपेंडेंस उतनी होती नहीं थी अल्कोहल के लिए। अपने यहाँ पे जिस चीज़ को छुपा छुपा के रखा जाएगा बहुत ना, ज़्यादा। सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसी चीज़ के लिए होती है कि इसको छुपा के कुछ तो बात है, इसमें क्या रखा है, इस बॉटल में ऐसा क्या है। तो मेजोरिटी जो बच्चे रहेंगे वो तब में लेना शुरू करेंगे कि पापा की बॉटल में से निकाल लिया था। वो डिपेंडेंस की तरफ जाने की संभावना बढ़ जा रही होती है, अलॉन्ग विद बाकी चीज़ें तो है ही, जेनेटिक्स हो गई। या ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो 30 ml ले रहा है वो हमेशा एडिक्शन में जाएगा। देर आर पीपल जो 30-30 40-40 साल तक हर शाम में लेके सो रहे होते हैं, बढ़िया, कभी नहीं बढ़ेगा उनका। किसी का ऐसा रहेगा कि शाम से शुरू करी थी, कभी कभी शुरू करी थी, बट आ गया एडिक्शन में, क्योंकि प्रॉपर जेनेटिक्स, प्रॉपर बायोकेमिकल पाथवेज, न्यूरो सर्किटरी तो है ही इन्वॉल्व। बट ये कुछ कुछ फैक्टर्स हो जा रहे होते हैं इसके लिए। एक चीज़ मैं और देखा कि अपन थॉटलेस हो जाते हैं ये सब लेने के बाद में, कोई भी इंसान हो थॉटलेस होते हैं, उसकी खुशी अंदर की जो एक्चुअल खुशी उसको तब मिलती है। कब खुश होता है इंसान? थॉटलेस होगा, मूवी देख रहे हैं, 3 घंटे की मूवी है, अपना ध्यान कहीं और है ही नहीं, सिर्फ मूवी में है, तब तक अपन खुश है। मूवी खत्म हुई, वापस रियलिटी में आए, दुखी। वो स्ट्रेस बस्टर हो गया हमारे हाँ, लिए। हाँ, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस कब बोले इंसान की मुझे स्ट्रेस है? स्ट्रेस इज जब देखो, स्ट्रेस बेसिकली तो ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ ही है, यू नो लेकिन उतना ज़्यादा चल रहा है कि पूरे टाइम डोमिनेंट थॉट ही चल रहा है ये इस किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो वो मेरे लिए एक स्ट्रेस हो गया या वो मेरे लिए स्ट्रेसर हो गया। एक्सट्रीम्स पे जा रहा है, 24 आवर्स रह रहा है, पूरे टाइम रह रहा है, उससे एसोसिएटेड फिजिकल इश्यूज आने लग गए, तब वो एंग्जाइटी का फॉर्म ले लिया उसने। कल मेरी कोई मीटिंग है, हम्म, मुझे उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है, मेरे को 3 घंटे का स्ट्रेस है, हम्म, मैंने प्रेजेंटेशन बना ली, सब सेटल हो गया। हम्म, अब मुझे उसका एंटिसिपेशन रहेगा कि यार कल मैं प्रेजेंटेशन कैसे दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी, ऐसा ना हो कि मैं स्टैमर कर जाऊँ, ऐसा ना हो मैं फंबल कर जाऊँ, जो होना भी है, संभावना है इस चीज़ की, चांसेस हैं कि हो जाएगा फंबल। बट मैं को रात भर नींद ही नहीं आए, ऐसा एक बार हो जाएगा, चलो मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, ठीक है, कल की प्रेजेंटेशन थी, पहली बारी कर रही हूँ, ये स्ट्रेस था, स्ट्रेसर था, स्ट्रेस हुआ, सुबह में प्रेजेंटेशन दी, सब कुछ बढ़िया निकल गया। अगर यही चीज़ डेली बेसिस पे चलती रहे, फॉर एग्जांपल डेली मेरे को कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना है या वंस इन अ वाइल प्रेजेंट करना है, बट सिचुएशन सेम चल रही है, तो मेरे को ग्रेजुअली एंग्जाइटी आने लगेगी इस चीज़ को लेके कि यार मेरे को तो हर बार ये हो रहा है कि मैं जब भी मेरी प्रेजेंटेशन है मैं तो रात भर सोती नहीं हूँ। मुझे उसको लेके एंग्जाइटी आने लग जाएगी टू एन एक्सटेंट कि जब भी मेरी नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन होगी मेरे दिमाग में आएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रेजेंटेशन बनाऊँ मेरे को नींद ही ना आए, तो फिर वो एंग्जाइटी का फॉर्म लेने लग जाएगी धीरे धीरे करके। ये एंजाइटी डिप्रेशन में भी चेंज हो सकती है? एंग्जाइटी डिप्रेशन में यूजुअली चेंज नहीं होती है, इट्स जस्ट कि जो ज़्यादा एंग्शियस लोग हैं उनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑलरेडी थोड़े से डिरेंज्ड हैं, थोड़े से ऑल्टर्ड हैं, एंड डिप्रेशन में भी सिमिलर ही न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व रहते हैं, उनका भी डिरेंजमेंट रहेगा या उनका भी ऑल्ट्रेशन रहेगा। सो ऐसा नहीं है कि एंग्जाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, एंग्जाइटी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन डिप्रेशन है, लेकिन सिम्टम्स दोनों के अलग अलग रहेंगे और काफ़ी बार मिक्स्ड सिम्टम्स आ रहे होते हैं। इसलिए हम लोग जब डायग्नोसिस देते हैं ना तो अगर सपोज मुझे दोनों सिम्टम्स मिल रहे हैं ना तो मैं मिक्स्ड एंग्जाइटी डिप्रेशन दूंगी। अच्छा। लेमैन के लिए एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन बहुत कॉमन टर्म्स हैं हम्म, और अभी वाली जनरेशन के लिए तो एक्सट्रीमली कॉमन है। हम्म, तो इफ़ दे आर फीलिंग सैड कि आज मुझे 1 घंटे बहुत मूड ऑफ रहा है, तो वो दिल नॉट से कि मेरा मूड लो है या मेरे को बड़ा ऑफ सा फील हो रहा है, नहीं, दिल से कि मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ।
सो वो उसको इतना कैजुअली टर्म को यूज़ कर लेंगे ना कि उसकी वैल्यू भी थोड़ी सी डाउन हो जा रही होती है कि ये तो बहुत डिप्रेशन में रहती है, इसको तो 2 महीने से 6 महीने से साल से 2 साल से 4 साल से डिप्रेशन चल रहा है। सो इट्स की वो जो टर्म जो है ना, हम इतनी टेक्निकल टर्म्स में चीज़ों को बता रहे होते हैं क्योंकि हमको अंडरस्टैंडिंग, उतनी एक्सट्रीम अंडरस्टैंडिंग तो हमें नहीं है, बट हाँ हमारे पास में यूज़ कॉमन है उसका। पहले उतना कॉमन यूज़ नहीं होता था जितना अभी कॉमन यूज़ है। ऐसा ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, बट हम उसको टेक्निकल टर्म्स दे के बस थोड़ा सा डेंजरस फॉर्म दे दे रहे होते हैं काफ़ी बार। कैसे पता चले इंसान को कि वो जो डिप्रेशन में जा रहा है? जैसे कौन से ऐसे साइन होते हैं, रेड फ्लैग साइन होते हैं कि कोई और इंसान भी देख के, फैमिली मेम्बर हो गया, फ्रेंड्स हो गए, देख के पता लग जाएगी डिप्रेशन में जा रहा है? तो इसकी पर्सन खुद ही बताए हम्म, कि मेरे को लो फील हो रहा है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि इंसान खुद नहीं बता पाएगा। जब मुझे लो फील हो रहा है तो मैं एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करूँगी, मुझे लगेगा कि मैं एक साइड बैठी रहूँ। तो जो रेड फ्लैग साइंस हो गए वो इज़ कि पर्सन जो अब जैसा दिख रहा है, अब जैसे बात कर रहा है, अब जैसे उसकी चीज़ें दिख रही हैं हमको आसपास में, उसका जो डेली रूटीन हो गया, उसका बोलने का तरीका हो गया, फेस का अफेक्ट कैसा चल रहा है, मतलब दिखने में उतना ब्राइट खुश नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा फिर उससे पूछ लो इस चीज़ के बारे में कि भाई कुछ इशू चल रहा है क्या। या फिर इंसान एक्सट्रीमली कम सोना शुरू कर दे या बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर दे, अकेले रह रहा है, एक रूम में है, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं बना रखे हैं, या जो पहले फ्रेंड्स थे उनसे बात ही नहीं कर रहा है, अब फ़ोन पे भी नहीं कर रहा, और कोई ऑब्वियस रीज़न नहीं है उसका। ऐसा नहीं है कि आज ये रीज़न हो गया इसलिए बात नहीं करनी, जस्ट कि मेरे को मन नहीं कर रहा बात करने का। और ये थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो 2 वीक्स और मोर देन 2 वीक्स बोल रहे होते हैं। बट हाँ, अगर ये ठीक ठाक से लंबे टाइम से जा रहा है और कोई पर्टिकुलर कोई स्ट्रेस नहीं है, हम्म, अगर स्ट्रेस आइडेंटिफाइबल है तब तो इट्स ईजी, क्योंकि समझ आ रहा होता है कि यार थोड़ा सा चल रहा होगा, नो डाउट। बट अगर कोई स्ट्रेस भी नहीं है तो हमको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि यार कोई स्ट्रेस भी नहीं है, कुछ चल भी नहीं रहा, लेकिन इसका बिहेवियर ऑल्टर्ड है काफ़ी। ये उतना खुश भी नहीं दिख रहा, बात भी नहीं करता है, अकेला रह रहा है, सोता भी नहीं है, रात में भी नहीं सो रहा है, या अगर सो रहा है तो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, प्लस सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट, एज इन जो काम था वो सब भी छोड़ा हुआ है, हॉस्पिटल जाना छोड़ा हुआ है, ऑफिस जाना छोड़ा हुआ है, लोगों से बात करना छोड़ा हुआ है, और कुछ हॉबीज़ थी वो भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेटे हुए हैं। और बीच बीच में अगर ऐसा हो जा रहा है कि कभी कभी सेल्फ हार्म के थॉट्स जैसे अगर वो सुसाइड वगैरह। एक्सप्रेस कर दे, हाँ अगर हम्म, वो एक्सप्रेस कर दे या उसके एक्ट्स में दिख जाएं, हम्म। तो वी शुड गेट ऐसे कम्प्लीटली अलर्टेड, भाई ध्यान दे देना चाहिए उस चीज़ पे। तो फिर डिप्रेशन का एक्सट्रीम सिर्फ सुसाइड है या इसके अलावा कहीं और भी? सुसाइड तो नहीं कहेंगे, डिप्रेशन का एक्सट्रीम इज़ कि सब सब जगह से कट ऑफ कर लेना खुद को, दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीम। कि जो मेरा रूटीन हुआ करता था, जैसी मैं दिखती थी, जैसी मैं करती थी, मैं बात कर रही होती थी, सब कुछ बदल गया, मैं सब किसी से इंटरेक्शन नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिख रही हूँ मैं, कहीं गैदरिंग्स में नहीं जा रही, कोई किसी को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, वो भी इज़ एक्सट्रीम्स ही। हम्म, सुसाइड है कि जब इंसान को लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, 100% ख़त्म हो चुका है सब कुछ, विद हम्म, इन सेल्फ भी और आउटसाइड भी, तब इंसान के दिमाग में धीरे धीरे से थॉट्स आना शुरू कर देते हैं कि यार कर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए। या फिर पहले आता है कि डेथ विशेस बोलते हैं हम उसको, कि एक्टिवली मेरे दिमाग में प्लान नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ये जीवन खत्म हो जाए तो ठीक ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं कि वो पैसिवली सोच रहा है कि भगवान उठा ले तो ठीक रहेगा, उतनी वर्थ नहीं है लाइफ। या फिर एक्टिव आने लग गए हैं कि खुद को कुछ कर लें, जिसमें भी फिर प्लानिंग आ रही है, प्लानिंग विद इंटेंट बोलते हैं हम लोग, एज इन कि मेरा इंटेंट है टू डाई, सिर्फ थ्रेटन करने का इंटेंट नहीं है कि सिर्फ थोड़ा सा करूँगी धमकाऊंगी एंड ऑल, वो वाला इंटेंट नहीं है, एक्चुअल में इंटेंट है कि आई विल डाई। तो खुद को प्रॉपर फील वो हो रहा होता है ये प्लानिंग, चीज़। प्रॉपर प्लानिंग रहेगी मेरे दिमाग में कि मुझे क्या क्या करना रहेगा। समटाइम्स आई हैव सीन पीपल, देयर वाज दिस एडोलेसेंट गर्ल, शी हैड फेल्ड हर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, उसमें फेल हुई। तो व्हाट शी डिड इज कि टैबलेट्स तो खाई ही, साथ में कट कर लिया, यू नो कि इफ इट फेल्स तो द अदर ऑप्शन इज गोइंग टू वर्क। इतना एक्सट्रीम पहुंच उतना गया। एक्सट्रीम कर रहे होते हैं लोग, एंड दे विल गूगल इट आउट। हम्म, ऐसा नहीं है कि पूछेंगे तो लोगों को समझ आ रहा होता है, बट देयर विल बी सिग्नल्स कि उनकी फैमिली को कुछ ना कुछ हिंट्स मिल रही होती हैं, यूजुअली फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स एंड ऑल को, ये वही जो बिहेवियरल मार्कर्स हो गए उससे समझ आ रहा होता है कि यार कुछ तो चेंज लग रहा था, ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज नहीं लग रहा होता। काफ़ी बार क्या होता है कि जब इंसान ने एकदम प्लान कर लिया है ना, कि दिमाग में है उसके कि लाइक परसों रात को आई डू दिस, तो दे विल बी एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड कि हाँ सब ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे पैराडॉक्सिकल सा एक रिएक्शन आएगा हम्म, कि सब कुछ बहुत ठीक है, एंड मूड अचानक से बदल जाएगा, वो लोगों के बीच में आके बैठने लग जाएंगे, बात करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ परसों एवरीथिंग इज गोइंग टू गो वेल, हम्म। कि आई विल बी रिलीव्ड ऑफ दिस सफरिंग।
वो जब इंटेंट उनके दिमाग में आ जा रहा है, सुनो, कि अगर बिहेवियर हमको चेंजेस दिख रहे थे और सडनली एकदम से ऐसा बिहेवियर हो कि सब कुछ तो अच्छा था। इसलिए काफ़ी बार लोग नहीं बोलते हैं कि 2 दिन पहले तो हमारे साथ में पार्टी में गई थी ये, 2 दिन पहले से तो इतनी खुश थी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये तो इतनी अच्छी थी, बल्कि हो सकता है थोड़ा सा पहले जरूर ये खुद में रहती थी, लेकिन अब तो बहुत अच्छे से बिहेव तो कर रही वो थी। पीरियड होता है वो। एग्जैक्टली, सो वो इज़ द मोस्ट डेंजरस पीरियड। उस टाइम पे अगर वी कैन आइडेंटिफाई, तो काफ़ी बार ऐसा होता है उन 2 दिनों में पीपल विल टॉक टू एवरीबडी ऑलमोस्ट, फ्रेंड्स वगैरह को भी कॉल कर लेंगे, अगर घर से दूर रह रहे हैं तो घर वालों को कॉल करेंगे कि कैसा चल रहा है, सब कुछ जानकारी ले लेंगे। तो वो वाला भी एक टाइम होता है जिस टाइम पे वी शुड गेट, सो इट्स अ रेड फ्लैग वाला थिंग। इसकी रिकवरी कैसे की जा सकती है? इफ अ पर्सन इज इन सिवियर डिप्रेशन, कंसल्ट करना है, मैक्स लाइक 100% ऑफ द टाइम्स कंसल्ट करना है साइकियाट्रिस्ट को, क्योंकि ये साइकियाट्रिक इमरजेंसी है। इस सिचुएशन में थेरेपिस्ट, काउंसलिंग, साइकोथेरेपीज नहीं काम कर पाएंगी। इस टाइम पे मेडिकेशंस चाहिए ही चाहिए अगर इतना इंटेंट है तो, क्योंकि इस टाइम पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक्चुअल में बहुत लो पे हैं। सो ऐसा नहीं है कि उस इंसान को समझ नहीं है, दे वांट टू लिव, बट उनके अंदर से वो विल आ नहीं रही है जीने की। तो जब तक उनका मूड अपलिफ्ट नहीं होगा या ये वाले इंटेंट कम नहीं होंगे, तब तक उनको होप ही नहीं आएगी। दे वांट टू फील होपफुल, बट उनसे हो नहीं पा रहा है। तो उस टाइम पे कंसल्टेशन इज द ओनली थिंग दैट दे कैन डू, कि भाई कंसल्ट करें, 24 आवर्स उसके साथ में चिपके रहें, उसको छोड़ना ही नहीं है कहीं भी। उस टाइम पे इंसान इरिटेटेड होगा, और अगर उसने प्लान कर रखा है ना, तो वो ट्राई करेगा कि समहाउ दे शुड गेट दिस 5 मिनट का अलोन टाइम मिल जाए बस। तो उस टाइम पे उनको छोड़ना नहीं है, और एज सुन एज पॉसिबल कंसल्ट करवा लेना है। मेडिकेशन से पहले थेरेपी होती है, थेरेपी उसके बाद, या मेडिकेशन उसके बाद में आती है थेरेपी? ऐसा है कि मोर ओवर हम लोग कंबाइंड अप्रोच ले रहे होते हैं। इट डिपेंड्स कि डायग्नोसिस क्या है और सिवियरिटी क्या है। अगर एंग्जाइटी है, माइल्ड एंग्जाइटी है या मॉडरेट हो गई, कि ठीक है लेकिन मैनेजेबल है, और द पर्सन वांट्स कि मैं मैनेज कर लूँगा, और हमको भी कॉन्फिडेंस है कि क्योंकि बात करके इंटरव्यू करके समझ आ रहा है, तो वील गो फॉर थेरेपीज, कि आप थेरेपीज लीजिए, काउंसलिंग लीजिए। अगर सिवियर है और एसोसिएटेड पैनिक अटैक्स वगैरह आ रहे हैं, या फिजिकल मैनिफेस्टेशंस भी आ रही हैं, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है, पसीना आ रहा है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, पूरे टाइम पे थॉट आ रहा है, ऑन द गो, ऐसे फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड है एकदम। सो उस सिचुएशन में इवन इफ आई ट्राई कि मैं इसको समझा दूँ, सामने वाला रिस्पॉन्सिव या सजेस्टेबल है ही नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, डीप लंबी सांसें ले, कोशिश तो कर ही रहा है सामने वाला लंबी सांसें लेने का, लेकिन उस टाइम पे वो ले नहीं पा रहा। उस टाइम पे मेडिसिन आर गोइंग टू वर्क वंडर्स। एकदम मैजिकल इंप्रूवमेंट होता है, कि लाइक पीपल आर लाइक कि यहाँ अगर हमको हेल्प नहीं मिली होती तो चीज़ें एकदम अलग होती, यहाँ हेल्प मिल गई, लाइफ ही चेंज हो गई है। मेडिकेशंस को लेके लोगों की थोड़ी सी मिथ्स रहते हैं कि मोर एक ऑफ, बार तो स्टार्ट कर दिया तो परमानेंट हाँ चलने कि वाला है। परमानेंट चलेगी, आदत हो जाएगी, नींद की दवाइयाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट सो। इट्स लाइक, मैं एग्जांपल देती हूँ कि सपोज अगर कोई डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड शुगर, मैं कितनी भी विल पावर ले आऊँगी, मेरे को अपनी शुगर कंट्रोल करनी ही है, नहीं 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 मेरे को तो विल पावर से कंट्रोल कर लेनी है, नहीं हो पाएगी, क्योंकि बायोलॉजिकल बेसिस है उसका। सिमिलर साइकियाट्रिक इलनेसेस का भी है। अगर उतनी सिवियरिटी पे है तो मेरी कितनी भी विल पावर हो ना, कि सपोज अगर कोई अल्कोहलिक है, या कोई बाकी और कोई एडिक्शन में है, या डिप्रेशन में है, या स्किज़ोफ्रेनिक हो गए, या एंग्जाइटी में हो गए, या बच्चों वाली ऑटिज्म, एडीएचडी हुआ, शैतानी हुआ, या ये जो बिहेवियरल कंप्लेंट्स हो गई, वो विल पावर से नहीं कंट्रोल हो सकती हैं, और सिर्फ समझाने से भी नहीं कंट्रोल हो पाएंगी। काउंसलिंग का भी इम्प्रूवमेंट तब आएगा जब एक बार चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, कि अगर सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है, अगर कोई इंसान सुसाइडल है, तो वी कैन नॉट गिव देम टाइम कि हम महीने पर काउंसलिंग कर लेते हैं, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। 1 महीने में तो वो कितनी बार अटैम्प्ट कर सकता है, उसमें से एक अटैम्प्ट भी फेटल हुआ तो हम फिर बाद में यही बैठ के सोचते रहेंगे, यार शुरू करवा लेनी चाहिए थी, एक बार ले लेनी चाहिए थी। मरने से तो अच्छा है ना मेडिसिन पे आ जाए। एग्जैक्टली। एंड ऐसा नहीं है कि दोनों कंपेरेबल भी नहीं है, मेडिसिन इतनी ब्यूटीफुल मेडिकेशन है आज तक, कि अब जो आ रही हैं कि दे चेंज द लाइव्स। लोगों की मेडिसिन बंद होती हैं, ऐसा नहीं है। इफ़ टाइमली हेल्प आए, एंड टाइम पे पहुंच गए, टाइम पे मेडिसिन ले रहे हैं, तो चीज़ें अपने आप चेंज हो जा रही होती हैं। हंड्रेड्स ऑफ केसेस, लाइक मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में मेडिसिन बंद होती हैं, ऐसा नहीं कि बंद ही नहीं होंगी, आदत पड़ गई है, नींद की दवाइयाँ हैं, नहीं। बट वही कि एक एसोसिएटेड थोड़ा सा साइकियाट्रिस्ट को लेके स्टिग्मा हाँ, रहता है वो। कि इफ़ द सेम मेडिकेशंस विल बी रिटन बाय समबडी एल्स, तो एक्सेप्टेंस है। साइकियाट्रिस्ट ने लिख दी, पागल पागल थोड़ा ना हो गए जो हाँ, पागल थोड़ा हो गए डॉक्टर को सोसाइटी में वो दिखवाएंगे। चीज़ हो जाता हाँ, है। जब हम लोगों के दूसरी ब्रांचेस के डॉक्टर्स जब हम लोगों को रेफर करेंगे पेशेंट को, तो पेशेंट गुस्सा हो जाते हैं उन लोगों से कि हमको पागलों के डॉक्टर के पास क्यों भेज रहे हो, हम कोई पागल थोड़ना है, हमको क्या जरूरत है, हमको कोई ऐसे पागलपन थोड़ना हो गया, डॉक्टर साहब आप हमारी दवाई तो आप ही लिख दो।
सो उनको लाइक मोर ऑफ साइकियाट्री सुन के स्टिग्मा आ रहा होता है, एंड इसलिए ज़्यादा क्योंकि सोसाइटी में स्टिग्मा थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएटेड है. अ पर्सन नीड्स हेल्प, दे वांट हेल्प, लेकिन वो आएंगे नहीं क्योंकि उनको लगेगा कि यार दुनिया वाले क्या कहेंगे, शादी नहीं होएगी, आगे बता दिया कि इसका तो पागलपन का इलाज चला था. सो वो चीज़ें लोगों को रिस्क चाहिए, लेकिन वो बेनिफिट वाली साइड में थोड़ा सा सोच ले जा रहे होते हैं फिर. अभी आपने बात की स्लीपिंग मेडिसिन, जो स्लीपिंग के लिए लोग लेते हैं, उससे डरते हैं. तो स्लीप को और मेंटल हेल्थ का आपस में क्या कनेक्शन है? You see, sleep and mental health are not deeply related. एज इन अगर सिंपल वर्ड्स में बोले ना, तो मेरा मन जितना शांत होगा मुझे उतनी अच्छी नींद आने वाली है. जितनी अच्छी मुझे नींद आएगी, मैं अगले दिन उतने ही फ्रेश माइंड से और उतने ही सुकून से उठने वाली हूँ. ठीक. हम लोग तो इनफैक्ट आइडेंटिफाई ही जब इंटरव्यू के जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि नींद कैसी आती है, मन कैसा रहता है. अगर नींद अच्छी आ रही है, आप दिन भर कितने भी स्ट्रेस्ड हो, लेकिन अगर आपको नींद ठीक आ रही है ना, अगर आप 6-7 आवर्स 7-8 आवर्स की नींद अच्छे से ले पा रहे हो, तो नेक्स्ट डे जो स्ट्रेस है उसको हैंडल करने की कैपेसिटी अपने आप आ जाएगी. चाहे वो प्रीवियस डे का ही स्ट्रेस आप कंटिन्यू नेक्स्ट डे भी रहेगा, लेकिन आप उसको हैंडल अच्छे से कर पाओगे. अगर आप ढंग से नहीं सो पाए हो, या फिर कुछ ड्रीम्स आते रहे, या रिलेटेड टू एंग्जाइटी कुछ और घबराहट रही रात में, या नींद बीच बीच में टूटती रही, तो अगले दिन एक तो थकान रहेगी, माइंड उतना फ्रेश फील नहीं करेगा, और आपको लगेगा कि यार ये तो बर्डन होता जा रहा है. एंड ये 1-2 दिन में तो उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बट इफ़ इट कंटिन्यूज फॉर वीक्स और मंथ्स, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा होता है लोगों के ऊपर कि यार ना तो ढंग से नींद आ रही है, एंड नींद उनको उतनी इतनी विजिबली काउंट नहीं होगी अपने इश्यूज में जितना उनको वो स्ट्रेस काउंट हो रहा होगा. नींद नहीं जिसका होने की वजह से. नहीं होने की वजह से पहले तो नींद को एज सिम्टम्स कंसिडर करते थे कि साइकियाट्रिक इश्यूज का वन ऑफ द सिम्टम्स इज स्लीप, कि इंसोम्निया. बट अभी जो डायग्नोसिस है उसमें अलग से इंसोम्निया को भी कैटेगराइज करते हैं कि विदाउट रीजंस भी इंसोम्निया हो सकता है, या ज़रूरी नहीं कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ में इंसोम्निया एसोसिएटेड हो, कि भाई कोई नशे कर रहा है या कोई किसी स्ट्रेस से निकल रहा है तभी इंसोम्निया हो. इंसोम्निया लोगों को अलग से भी रहता है कि भाई नींद नहीं आती, वो भी एक ओवर समस्या थिंकिंग हो भी हो रखी सकती है. है. ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, हम्म. विदाउट ओवर थिंकिंग भी. कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सोच ही रही हूँगी तभी मेरे को नींद नहीं आएगी. जस्ट नींद नहीं आ रही है, अब दिमाग क्या करेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, चलता रहेगा दिमाग में कुछ ना कुछ. जब चलता रहेगा तो वो एक्सट्रीम्स अगर फॉर्म ले रहा है तो एंग्जाइटी बन जा रही है लोगों को, और लंबे टाइम तक चलती जा रही है, डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आना शुरू कर दे रहे हैं. वैसा स्लीप इज़ लाइक वेरी एक इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपको सोना तो बढ़िया है, नींद आ रही है तो सब बढ़िया चल रहा है. बचपन के ट्रॉमा होते हैं, कहीं अब्यूज होता है किसी का, तो एग्जैक्टली उसकी वजह से नींद नहीं आती. वो एक क्रोनिक रोल प्ले कर दे रहे हो, जैसे कि काफ़ी बार इंडियन सोसाइटी में उतना बहुत कॉमनली लोग आगे नहीं आ रहे होते हैं, बट बहुत कॉमन हिस्ट्री होती है चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ की, चाइल्डहुड हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट की, फैमिलीज़ में ही होंगे. एक्सट्रीम्स हो जा रहे होते हैं तो न्यूज़पेपर्स में आएंगे, केसेस बन बिल्कुल. जाएंगे, बट उससे पहले जब होंगे तो बहुत कॉमनली होते हैं. हम्म. हम लोगों के आगे आते भी नहीं हैं लोग यूजुअली ना, घर में भी डिस्कस नहीं होंगे ये चीज़ें. बट बच्चे के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा उन चीज़ों का, इन चीज़ों के अलावा बाकी जो ट्रॉमास हो गए, घर में वायलेंस हो गई, लड़ाइयाँ हो गई, जैसे जॉइंट फैमिली के नुकसान हुए, फ़ायदे हुए, सेम ही न्यूक्लियर फैमिली के भी. सो अगर लड़ाइयाँ उतनी ज़्यादा हो रही हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस तक जा रही हैं चीज़ें, या फिर पेरेंट्स ठीक हैं बट अंकल आंट हो गए या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनमें अगर लड़ाइयाँ चल रही हैं तो बच्चों के ऊपर तो वो इम्पैक्ट डालेगी ही. ऐसा तो है नहीं कि कि उसको एकदम साइड रख दिया कि हाँ ठीक है बच्चे हैं, ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना, इग्नोर कर दो. बट उसके नोटिस में आएगा, ऑफ कोर्स वो उनसे अटैचमेंट रख रहा है तो ये ट्रॉमास नोटिस में आएंगे. और लंबे टाइम तक अगर ये जा रहे हैं, सपोज अगर कोई चाइल्ड है, बचपन में ये सारी चीज़ें देखी है उसने, बड़ा हुआ टिमिड चाइल्ड बन रहा है वो, क्योंकि वो सहमा हुआ सा रहेगा, घर में उसने बर्तन फेंकते हुए देखे हैं, सिर फूटते हुए देखे हैं, टिमिड चाइल्ड बन रहा है. टिमिड बनेगा, एक डोमिनेंट रिलेशनशिप में आ गया सपोज, सामने वाला डोमिनेंट है, तो वो कभी वो हिम्मत ही नहीं, या वो करेज ही नहीं आएगी उसके अंदर में कि भाई उसको बोल देगी तू गलत कर रहा है या गलत कर रही है. वो उसको एक्सेप्ट करेगा. जो हमने प्रीवियस रिलेशनशिप्स का डिस्कस किया था, कि एक बहुत सबमिसिव है, उसी ट्रॉमा बॉन्ड में ही रहेगा वो उसी को ही लुक अपॉन कर रहा होगा कि हाँ ये डोमिनेंट है, तो उसने उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल है ऑलमोस्ट. लेकिन एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ब्रेन तो उसके अकॉर्डिंग बना ही नहीं है, हमारा माइंड तो उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं. उसके लिए वो नॉर्मल चल रहा है, तो उसको लग रहा है ये ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप इज़ अ नॉर्मल थिंग. बाहर वाले उसको बता रहे होंगे, उसके दिमाग में फिर कन्फ्लिक्ट्स आने शुरू होते हैं, फिर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो रही होती हैं. आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं लोग वैलिडेशन लेते हैं वहाँ से, वहाँ पे कोई पिक डाल रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे, तो उससे भी बहुत इफेक्ट एब्सोल्युटली, आता है. क्योंकि उन्होंने क्या अपना एक दुनिया बना ली ना. उनको जहाँ से ठीक लग रहा है, जहाँ से उनका सेल्फ एस्टीम बिल्ड हो रहा है, वो उस डायरेक्शन में देख रहे हैं. एंड ये चीज़ें बहुत ही शैलो और बहुत ही फिकल सी चीज़ें हो जाती हैं कि सोशल मीडिया पे जब तक चीज़ें ठीक है, क्योंकि पूरा एक पूल ऑफ पीपल है, एंड कभी वो आपको जस्टिफाई करेंगे तो आपको वैलिडेटेड फील होगा, कभी उन्होंने एकदम दुत्कार दिया तो लोग, देयर आर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हु कमिट सुसाइड एंड ऑल, एंड उससे पहले की जो स्टोरी होगी वो नहीं बताएंगे.
क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि जाना किसके पास में है। इफ़ दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन तो उनको लगेगा कि जाना कहाँ है, किसके पास में जाना है, क्यों जाना है, ये चीज़ पब्लिक में आ जाएगी, मेरे फॉलोअर्स के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी ये चीज़ कि इसको तो ट्रीटमेंट चल रहा है या थेरेपीज चल रही हैं, ये तो मेंटली वीक है। हम लोगों के यहाँ पे साइकियाट्रिक इश्यूज़ को मेंटल वीकनेस के साथ में एसोसिएट कर ही दिया जाता है, चाहे कोई रीज़न रहा हो चाहे नहीं रहा हो। हम लोगों के यहाँ पे इसको माना जाता है कि अगर इसकी साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये तो पागल है और ये तो बहुत ही कमज़ोर है, तो दिमाग से बहुत कमज़ोर है। जो अपने एक तो इमेज वो बना चीज़ रखा है उस पे बहुत इफेक्ट आता एब्सोल्यूट, है। और जो 90% लोगों की यही इमेज होती है साइकियाट्रिक इलनेसेस को लेके। मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन आपस में, काफ़ी डीपली कनेक्टेड हैं, कैसे? यू नो। अब क्या है कि इस टाइम पे प्रीवियसली ऑल्सो मेडिटेशन को अच्छा खासा कंसिडरेंस दी जाती थी, इम्पोर्टेंस दी जाती थी पहले भी। हम लोग भी काफ़ी कंसिडरेंस दे रहे होते हैं क्योंकि जितना मन शांत रहेगा उसका वन ऑफ द वेज इज़ स्पिरिचुअलिटी। इनिशियली या पहले वाले टाइम्स में क्या होता था कि ह्यूमन लाइफ जो थी उसको ना योगाज में डिवाइड करते थे। योग होते हैं ऐसा, 60 अबव वाला जो रहेगा वो रिटायरमेंट के ऊपर आ जाता है, उसको कहा जाता था कि भाई अब आपको 4 धाम की यात्रा करनी है, या जो हाँ 11 धाम 7 धाम जो भी बिल्कुल। डिसाइड किए होते हैं कि उनकी यात्रा करने जाना है। उस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती थी क्योंकि फैमिली वगैरह सब सेटल्ड हैं, बच्चे सेटल्ड हैं, बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, वो उनमें बिजी हैं। अब कौन रह गया? कपल 60 अबव। उस टाइम पे उनके पास में कुछ है नहीं करने के लिए, तो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग इनटू डिप्रेशन या वो लोनलीनेस की फीलिंग ना आए, उनको कहा जाता था अब आप दुनिया घूमो या 4 धाम की यात्रा करने अच्छा। जाओ। तो कि आपके पास में एक एनर्जी रहेगी अंदर, आपके पास में एक फेथ रहेगा कि नहीं नहीं ऊपर वाला तो है ही। आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको एक बाहर का सोर्स दिया जाता है कि अब आप यहाँ यहाँ जाओ, ऐसा ऐसा करना है, ये चढ़ाना है, ये प्रोसीजर्स रहेंगे एंड ऑल। एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं लोग तब तो एक अलग चीज़ हो गया, वो तो आडंबर बोल दे रहे होते हैं हम लोग। बट हाँ, स्पिरिचुअलिटी इसलिए ज़रूरी है कि आपके अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा, एक टू लुक अपॉन समथिंग कि हाँ आगे में जाके ये करना है, एक होप वाली फीलिंग रहेगी उसके लिए, तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी जारी होती है। प्लस जब आप बहुत डाउन बहुत लो फील कर रहे हो ना, एंड आप किसी को कंप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आप साइकियाट्रिस्ट के पास सपोज नहीं जा पा रहे, आप थेरेपी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, बट कोई ऐसी एनर्जी मिल जाए आपको जहाँ पे आप अपना फेथ रख सकते हो, जहाँ पे आप हर तरीके की शिकायत रख सकते हो, बिना जजमेंट के कोई सुनने को तैयार हो जाए। इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि माइंडफुलनेस या जर्नलिंग कर लें या अपनी हॉबीज़ में टाइम दें, पेंटिंग करें, ड्राइंग करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। वैसा ही एक स्पिरिचुअलिटी का कंपोनेंट रहता है, बट उसमें एनर्जी जो फील होगी इंसान को वो बहुत ज़्यादा होगी। कंसिडरिंग इंडियन कल्चर, हम लोगों के यहाँ स्पिरिचुअलिटी की अच्छी खासी वैल्यू है। बिल्कुल। तो मतलब मैं खुद सुबह उठ के पूजा करती हूँ, 2 मिनट की करूँ, भागते भागते करूँ, लेकिन ज़रूर करती हूँ। एक शेड्यूल रहता है, अच्छा सा लग रहा होता है कि सुबह सुबह कुछ अच्छा सा किया है और खुद के लिए वो 2 मिनट दिए हैं, चाहे याद हम ऊपर वाले को कर रहे हैं उस टाइम पे, लेकिन खुद को अच्छा लग रहा होता है कि हाँ कुछ अच्छा करके चल रहे हैं, सुबह सुबह दिन शुरू अच्छा हो गया, आरती सुन लिया तो दिन अच्छा सा शुरू हुआ है, वैसा। सो स्पिरिचुअलिटी हैज़ अ लॉट ऑफ रोल। अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, लोग कैजुअली बोल देते हैं ओसीडी है क्या तुझे? ओसीडी क्या होता है? सो ओसीडी इज थियोरेटिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बट दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। ओसीडी और ओसीपीडी होता है एक, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी रहती हैं ये ओसीपीडी वाले। मेरे को साफ़ सफाई पसंद है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन बहुत पसंद है, मैं चीज़ों को अपनी जगह पर रखना पसंद करती हूँ, मेरा रूम एक पर्टिकुलर तरीके से रहना चाहिए। लेकिन अगर मेरे कोई रूम में आ रहा है तो आराम से बैठ सकता है, कुछ चीज़ बुक उठानी है, पानी पीना है एंड एवरीथिंग, क्वाइट कूल विद इट। जब वो चले जाएंगे तो हो सकता है मैं वापस से सेटल कर दूँ, लेकिन मैं पूरा पूरा दिन उसमें स्पेंड नहीं करूँगी। जिस दिन मेरे पास में टाइम नहीं है, बिखरा हुआ है, तो कोई बात नहीं, दैट इज़ ओसीपीडी हुआ कि भाई ठीक है मुझे चीज़ें पसंद हैं, एक पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए चीज़ों को करने का, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, लेकिन वो उतना ज़्यादा है कि मेरी पूरी लाइफ इम्पैक्टेड है। मैंने वो वाले केसेस भी देखे हुए हैं जिनको क्लीनिंग वॉशिंग कंटामिनेशन का बहुत ज़्यादा रहता है, उनको लगता है कि सब जगह जर्म्स हैं, डर्ट है, गंदगी है, सब कुछ साफ़ करना है, टू एन एक्सटेंट कि वो 4-4 घंटे तक हाथ धो रहे हैं अपने, पूरा इनको रैश कर लेंगे, पूरा सफ़ेद कर देंगे, स्किन परतें की परतें हट रही होती हैं उनकी। धोएँगे एक बार में तो 15-15 मिनट तक, 15-15 बार, 50-50 बार, 100-100 बार भी हाथ धोते हुए लोग देखे हैं मैंने तो। ये हाथ पैर पूरे सफ़ेद कर दिए, स्किन ही हटा रखी है। दो दो के। वो हो रहा होता है ओसीडी। कि उतना एक्सट्रीम है कि हम लोगों के साइकियाट्रिक इश्यूज़ में ना जब भी सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट आएगा, मतलब मेरे सोशल रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं और ऑक्यूपेशनली मैं इम्पेयर्ड हूँ अगर, तो वो हो गया ओसीडी। या फिर कोई भी साइकियाट्रिक इशू अगर हुआ, डिप्रेशन, सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट, माइल्ड डिप्रेशन, लो मूड है,
काम चल जा रहा होता है, लेकिन उससे बढ़ने लगेगा तो मेरा काम पे जाने का मन नहीं करेगा, किसी से बोलने चालने का मन नहीं कर रहा होगा, उतने पे जाने लगा तो सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट। सो एसोसिएटेड अगर है, ओसीपीडी का ऑब्सेशन कंपल्शन उतना बढ़ जा रहा है कि सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट आ रहा है, तो ओसीडी मतलब यू नो ओसीपीडी तो लगभग सब में होता है, लेकिन ओसीडी नहीं होता। काफ़ी कॉमनली ओसीपीडी हो जाएगा। हम्म, डिसऑर्डर हम तब कहेंगे जब वो इम्पैक्ट करना शुरू कर दे, हम्म, दूसरों को, खुद को इम्पैक्ट करना शुरू कर दे। मैं 4 घंटे अगर एक ही बर्तन में लगी हुई हूँ धोने, तो ओसीडी। अगर उससे पहले कि हाँ मैं साफ सफाई रख रही हूँ, लोग आ रहे हैं, मैं चिल्ला दे रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ एंड एवरीथिंग, ओसीडी। बट उतना ज़्यादा कि फिर तो उसके अलावा मेरे पास टॉपिक ही नहीं है लाइफ में मेरे, साफ सफाई के अलावा। या सिर्फ क्लीनिंग वॉशिंग का नहीं होता है, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को सेक्शुअल थॉट्स रहते हैं। दे विल बी सेक्शुअली थिंकिंग अबाउट वन थिंग, जो उनका इंटेंट नहीं होगा, दे वॉन्ट टू स्टॉप बट दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो वो भी ओसीडी कंसिडर होता है, किसी भी टाइप का थॉट हो रिलेटेड टू एनी थिंग एंड एवरी थिंग, बट विच आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल। आई एम रिपीटेडली थिंकिंग अबाउट इट, कि मैं सोच भी रही हूँ, कभी कभी मैं एक्ट कर रही हूँ अगर उसके ऊपर, तो वो कंपल्शन हो गया। सिर्फ अगर थॉट तक है तो ऑब्सेशन हुआ। सो अगर मैं पूरा टाइम मेरा इसी में ही जा रहा है, ना मैं सो रही, ना मैं खा रही, ना मैं कुछ और कर रही हूँ, कंटिन्यूसली एक दो ही चीज़ें पर्टिकुलर, कोई भी स्ट्रेस हुआ या कोई भी चीज़ हुई उसके बारे में मैं सोचती जा रही हूँ, या उसी को कर रही हूँ कि हाथ गंदा हो गया वॉश कर लिया, फिर गंदा हो गया फिर वॉश कर लिया, नल से चल गया फिर वॉश कर लिया, टॉवल से पहुँचा, अरे टॉवल से कैसे पहुँचा, फिर वॉश कर लिया। तो वो अगर मेरी लाइफ ही बन चुका है, या एनी अदर थॉट, तो वो ओसीडी। मतलब जो फिजिकली देखते हैं लोगों को वही ओसीडी नहीं है, माइंड में भी जो चल रहा होता है वो भी ओसीडी एग्जैक्टली हो सिर्फ सकता है। काफ़ी लोगों को सिर्फ थॉट्स होंगे, वो उसकी वजह से कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हम्म, वैसे क्या जाएगा, जैसे फिजिकल पेन, इमोशनल पेन, हम्म, ऐसा ही ये हो जाएगा कि दिमाग में इतने थॉट्स चल रहे हैं कि इंसान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग वो नहीं होते हैं जो कुछ रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, कुछ टोने टोट के फॉलो कर रहे होते हैं कभी कभार, कि इस वाले गेट से नहीं निकलना है, सुबह निकलेंगे तो इस गेट से जाएंगे, फॉर नो पर्टिकुलर रीजन एज सच, कि बस इस दिशा से जाना है या उस दिशा से जाना है। बस उन्होंने सोच लिया है कि हाँ अगर पूर्वमुखी बैठेंगे तो ठीक रहेगा, अगर इस तरफ बैठेंगे तो उनके दिमाग में चलता रहेगा पश्चिम में बैठे हैं, पश्चिम में बैठे हैं, पश्चिम में बैठे हैं। अगर उनको उसी टाइम पे पूर्व में बिठा देंगे तो उनको सब ठीक लग रहा होगा, क्योंकि उनके दिमाग में बस एक थॉट है जो उनको परेशान करे जा रहा है, वो चाहते हैं रोकना बट रुक नहीं रहा। वो इज ओसीडी। मतलब जो हर ऐसा परफेक्शनिस्ट होता है बंदा वो ओसीडी का शिकार नहीं होता है, नॉट मिथ है मतलब नॉट लोगों में। एवरीवन, हाँ नहीं, परफेक्शनिस्ट इज एकदम अलग चीज़ हो गई फिर। ऐसा एक्सट्रीम्स पे है तो डिसऑर्डर है। कोई भी ऐसी टॉक्सिक हैबिट्स होती है जैसे स्मोकिंग रही, नेगेटिव थिंकिंग रही, इनको कैसे छोड़े कोई भी इंसान छोड़ना चाहे तो? अगर ये छोड़नी है तो आपको पहले इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये मेरी टॉक्सिक हैबिट्स हैं। पहला स्टेप इज़ मानना कि अगर मैं स्मोक कर रहा हूँ या मैं स्मोक कर रही हूँ, तो पहले मुझे मानना पड़ेगा ना कि ये हार्मफुल हैबिट है। हमेशा ऐसा नहीं होता, काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग पीयर इन्फ्लुएंस में कर रहे होते हैं कि ऐसे रूटीन स्मोकर्स नहीं है, बट अगर कभी दोस्त वोस्त मिल रहे हैं या ऐसा कुछ हो गया तब मैं स्मोक कर लिया। बट ग्रेजुअली स्मोकिंग इज समथिंग, जो निकोटीन है उसका एडिक्शन इज समथिंग जो पिकअप हो ही जाता है लोगों को। अगर मैं मतलब मैं रियलाइज़ नहीं करूँगी इस चीज़ को कि आई एम नाउ इन टू स्मोकिंग, आई एम नाउ इन टू एन एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग, तब तक मैं उसको छोड़ नहीं सकती। सो फर्स्ट स्टेप इज़ रियलाइजेशन ऑफ दैट हैबिट, कि ये हैबिट है, पहली चीज़। दूसरा कि ये एक नेगेटिव हैबिट है या मेरे ऊपर बैड इन्फ्लुएंस डाल रही है, या नॉट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी एंड एवरीथिंग, बट खुद के रियलाइजेशन के लिए कि मेरे को नहीं करनी है ऐसा। ठीक, देन इज इफ़ यू आर नॉट एबल टू डील विद इट, तो आप प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो डेफिनेटली। देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निक्स की, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो गई, मेडिकेशंस होती हैं, काफ़ी सारे रिप्लेसमेंट्स आने लग गए हैं निकोटीन एंड ऑल के, तो बाकी सब्सटेंसेज एंड ऑल के भी आ रहे हैं। जो डेली हैबिट वाला जो रूटीन है, कि सुबह में उठना है एंड वॉक पे जाना है, नहीं बन पा रहा है, तो शुरू करें कि किसी भी टाइम जाना शुरू कर दो। पहले पहले एक बार बॉडी मूव तो करे, उसके बाद में हम उसकी टाइमिंग एडजस्ट कर लेंगे। एक बार वो शुरू तो हो कोई चीज़, कि एक बार शुरू किया उसको एंड फिर धीरे धीरे करके चेंज कर लेंगे। कहीं से भी एक जगह से शुरू कर लें, जहाँ से मन करे वहाँ से शुरू कर लिया। हम्म, तो ये एक चीज़ हो गई कि पहले एनालाइज किया, हम्म, रियलाइज़ किया एंड फिर उस पर एक्ट अपॉन करना शुरू किया। स्मॉलेस्ट से शुरू किया, भले ही ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर देना, इकट्ठा कर देना। मेजोरिटी लोग इसलिए नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कल सुबह 4 बजे से उठ जाएंगे। रोजाना 10 बजे उठ रहे हैं सुबह उठ के, और एक दिन सोचेंगे 4 बजे। नहीं, 10 की जगह 9:45 कर लो, हफ्ते भर 9:45 करके 9:30 कर लो, हफ्ते भर पूरा टाइम दो खुद को। जब सिगरेट कट करनी है तो हाफ सिगरेट को क्विट कर लो। अगर 10 कर रहे हैं तो 9:30 पी ली, मतलब हफ्ते एकदम भर से नहीं तक, छोड़ना चाह रहे, धीरे धीरे छोड़ो। हफ्ते भर तक 9:30 करो। खुद को भी टाइम दो, आपका ब्रेन भी उस पे लेवल पे आएगा कि हाँ नहीं, कुछ छोड़ने की कोशिश कर रहा है इंसान, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, चलो ठीक है 9:30, सेटिस्फैक्शन भी है, ब्रेन भी सेटिस्फाइड रहेगा। फिर 9 पे आ जाओ, ईजी रहेगा कंपेयर टू एकदम से बंद कर दी, क्योंकि वो बंद होगी लेकिन चांसेस आर कि वो वापस से शुरू हो जाएगी। क्योंकि लाइफ में अगर चेंज करना है तो ग्रेजुअली ही बिल्ड हो पाएगा।
कौन से सिम्टम्स आने के बाद साइकेट्रिस्ट के पास लोग जाए कि ये तो रेड फ्लैग है, अब तो जाना ही पड़ेगा? साइकेट्रिक इमरजेंसीज जो हो गई, एज इन जो सुसाइडल आइडिएशन हो गई, या अगर किसी को साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, सस्पिशियसनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, दे आर एक्टिंग अपॉन इट, फियरफुलनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, एक्सट्रीम्स ऑफ थॉट्स आ रहे हैं, इसके रूम से बाहर निकलना छोड़ दिया है, एकदम पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, बच्चे हैं विद हाई रिस्क बिहेवियर्स आ रहे हैं, वायलेंस हो गई, एक्सट्रीम ट्रॉमास हो गए, दिखवाना ही पड़ेगा, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सोच सोच के कुछ भी नहीं कर पाएंगे, दिखवाने की ज़रूरत है। तो अभी आपकी डेली लाइफ कैसी होती है? सुबह से शाम तक का रूटीन कैसा होता है? सारे दिन भर में पागलों के बीच में रहते होंगे आप। ऐसा पागल तो नहीं कहेंगे, दे आर वेरी जेंटल पीपल यूजुअली, तो सुबह से शाम तक इसी में जा रहा होता है, बट लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, पागल हाँ का मेरा वो नहीं इंटेंशन नहीं, नहीं है। आई अंडरस्टैंड। सो ऐसा कि सुबह जब से शुरू होता है, डिपेंड्स कि स्लीप कैसी रही है, बढ़िया स्लीप के साथ में उठो, एकदम हाई एनर्जी से शुरू करते हैं, शाम तक थक जाते हैं नो डाउट, क्योंकि एग्जर्शन होता है, मेंटल फटीग भी होता है, तो हम लोग बीच बीच में ब्रेक्स लेते हैं, दिन में भी ब्रेक्स लेते हैं, बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स वी टेक अ ब्रेक कि कुछ दिन की लीव लेंगे एंड वील डिस्कस दोज थिंग्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खुद के ऊपर बिल्कुल भी इम्पैक्ट ही नहीं आएगा कि एकदम शील्ड बना रखी है, ऐसा तो नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता भी है, बट वी डिस्कस विद आवर कलीग्स, जहाँ पे चीज़ें कॉन्फिडेंशियली रहेंगी, टीम है उसके साथ में डिस्कस करेंगे, सीनियर्स हो गए थोड़ा सा उनके साथ में डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। काफ़ी बार ऐसे केसेस आएंगे जो बहुत खुद के क्लोज होते हैं, खुद की अगर कोई बैड एक्सपीरियंसेस है उससे रिलेटेड कोई केस आएगा, तो वी ट्राई कि वो वाला केस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हम लोग ना रखें, विद पोलाइटनेस वी मेंशन टू क्लाइंट्स और टू पेशेंट्स कि भाई आई विल नॉट बी हैंडलिंग द केस, ये जो है ये इज़ मोर केपेबल एंड दे विल बी हैंडलिंग इट। सो वो चीज़ें थोड़ी सी बाउंड्रीज उस डायरेक्शन में ड्रॉ करनी पड़ रही होती हैं, बट ओवरऑल तो डे तो काफ़ी एग्जॉस्टिंग जा ही रहा होता है। जैसे दिन भर की जो प्रैक्टिस होती है आपकी, लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना, तो घर पे भी इसका स्ट्रेस रहता है आपके ऊपर? दिमाग में आती है सब चीज़ें चलती है? वी ट्रेन आवरसेल्व्स की, स्पेसिफिकली साइकियाट्री में वी ट्रेन आवरसेल्व्स की घर पे जब जाएं हम्म, तो काम छोड़ के जाएं, हम्म, क्योंकि अदरवाइज फिर रिलेशंस को कैरी करना या पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर यही वाला स्ट्रेस या दूसरों का स्ट्रेस हम लेके घर जाने लग गए तो हम लोग भी अफेक्ट होने लग जाएंगे, है ना, हम लोगों की एफिशिएंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, प्लस पिछले दिन का स्ट्रेस नेक्स्ट डे कैरी होगा, तो वो क्लाइंट और पेशेंट्स के लिए इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट दैम ऑल्सो। सो इसलिए यहाँ का यहाँ छोड़ के जाएंगे, नेक्स्ट डे फिर से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि केसेस ख़राब नहीं होते हैं या किसी में इम्प्रूवमेंट नहीं आया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, तो वी गेट डिसहार्टेंड, बट नेक्स्ट डे फिर से शुरू कर रहे होते हैं, फिर से शुरू कर रहे होते हैं। चलो हम पॉडकास्ट के एंड की तरफ चलते हैं। आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहो पब्लिक को, सोसाइटी को, और वो सिम्टम्स उनके अंदर देखते हो तो उनको आके दिखाना चाहिए डॉक्टर, काउंसलिंग करनी चाहिए डॉक्टर से, बैठ के बात करना चाहिए? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मन में डाउट्स आ रहे हैं ना कि कंसल्ट करना चाहिए, क्या किसी को दिखवाना चाहिए, ऐसा महसूस नहीं हो रहा जैसे पहला होता था, जितनी मैं खुश रहती थी उतनी नहीं रहती, जिन चीज़ों में पहले मन लगता था अब नहीं लगता, या ये तो माइल्ड वाली चीज़ें हुई, बट एक्सट्रीम्स वाली आ रही हैं कि बेहोशी आ रही है फॉर नो रीज़न, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, हैंडल नहीं हो पा रहा है, मैनेज ही नहीं हो रही हैं चीज़ें, या थॉट्स सेल्फ हार्म के आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स बन रहे हैं, प्रीवियस ट्रॉमाज हैं जो दिमाग में घूमे जा रहे हैं, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं चीज़ों को, हम्म, तो जो भी सिचुएशन है, भले डाउट्स हैं हमको कि हो सकता है कुछ हो सकता है ना हो, कंसल्ट करने में तो कुछ नहीं जाता, तो वी कैन कंसल्ट। ऐसा तो है नहीं कि भाई पता नहीं क्या ही निकल जाएगा, अगर कंसल्ट कर लिया तो क्या ही हो जाएगा। काफ़ी लोग इसीलिए कंसल्ट करते हैं, काफ़ी लोग आते हैं सिर्फ डाउट्स लेके कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो थेरेपी की ज़रूरत है क्या या मेडिकेशन की ज़रूरत है क्या, एंड दे जस्ट फॉर दिस साइको एजुकेशन पार्ट, हम उनको साइको एजुकेट करते हैं प्रॉपरली, उनको बताते हैं कि नहीं ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, आपका एक रूटीन होना चाहिए एंड एवरीथिंग। एक सेशन में दे डू वेल एंड दे विल नॉट कम फॉर ईयर्स, क्योंकि बस उनको एक डाउट था कि ऐसा तो नहीं है, कहीं किसी ने दिमाग ऐसा हमको कह दिया तो हमको पूछने का ज़रूरत थी, एंड दे डू वेल। हाँ, अगर कुछ तो होगा तो पता चल जाएगा, नहीं होगा तो कोई नहीं टेंशन होगा की तो बात कोई नहीं। बात नहीं, कुछ लॉस तो हो नहीं रहा है, सो वैसा। ओके, थैंक यू मैम, आप पॉडकास्ट में अपना वैल्यूबल टाइम दिया आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ, और मदद लेना एक स्ट्रेंथ की निशानी है, ना कि वीकनेस की। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए हेल्दी रहिए और बी क्यूरियस विद श्रीनाथ।